नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के लिए एकलव्य सीरीज़ का एपिसोड 5 आपके सामने है। आज की क्लास में हम विश्व भूगोल का मैराथन लेके आए हैं आपके लिए। और बीपीएससी टीआरई ने शुरू से ही, अगर हम टीआरई 1 से भी गौर करें तो टीआरई 1 पीआरटी में सभी में पूछा गया है। हम एक एक करके डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पीआरटी में सुपीरियर झील से पूछा है, जो कि अमेरिका में स्थित है, अमेरिका और कनाडा में स्थित है। सुपीरियर झील के बारे में पूछा गया था प्रश्न। इसके अलावा अमेजन नदी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा जीएस पार्ट में जो है कनाडा के बारे में पूछा गया था प्रश्न कि जो है सबसे लंबी तटरेखा किसकी है। और इसके अलावा बात करें तो एप्लेशियन माउंटेन्स के बारे में जीएस पार्ट सेकंड में पूछा गया था। एप्लेशियन पर्वत के बारे में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से जो है प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो वहाँ पे आपको अरावली भी दिया गया था, भारत का अरावली पर्वत श्रेणी, और साथ में एप्लेशियन दिया गया था। और इसके अलावा आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि जियोग्राफी में आपका जो एनसीईआरटी है, जियोग्राफी में आपका जो एनसीईआरटी है, वहाँ पे आपको जो है वर्ल्ड जियोग्राफी के कुछ मैप्स दिए गए हैं, उतने क्लियर नहीं हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है समुद्री महासागरीय जलधाराओं के बारे में, ओशियनिक करंट्स के बारे में दिए गए हैं। वहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा गया है बीपीएससी द्वारा। तो आपको इस चीज़ को समझना बहुत ही आवश्यक है कि सभी के लिए, पीआरटी के लिए 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए, सभी के लिए, स्पेशली जिनका भूगोल है, आप लोग इस चीज़ को समझिए कि बीपीएससी का जो आयोग है, बीपीएससी, ये बहुत ही अनसर्टेन है। इनका कोई सिलेबस नहीं है, कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। उसके बाद जो इनका जो पिछला पेपर होता है, जैसे टीआरई 2 का आपने पेपर देखा होगा, सभी लोग अपना अपना मैच कर सकते हैं। टीआरई 2 का पेपर टीआरई 3 के पेपर से बहुत फ़र्क था, बहुत अंतर था। तो कहने का मतलब है, पिछली बार जो पूछते हैं कोई गारंटी ही नहीं रहता कि अगली बार वैसा प्रश्न आएगा। तो इसलिए आपको सभी तरीक़ों से तैयार होना है। और आज की जो है मैराथन में बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दी जाएँ, आप उतना तैयार कर लें। उसके अलावा आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जीएस पार्ट सेकंड में 15 मार्च को क्वेश्चन आया था स्थानीय पवनों के बारे में। जैसे चिनूक मैच करने के लिए दिया गया था, 3-4 थे। तो ऐसे सब भी हम आपको इस क्लास में सब कुछ बताने वाले हैं। और जो महत्वपूर्ण आपके लिए और जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग आयोग द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, हम उन्हीं तथ्यों को लेकर आए हैं और एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। और आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। आते हैं चैप्टर पे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज की क्लास में हम आपको जो है सभी महाद्वीपों को एक ही क्लास में कवर करके देंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल शब्दों में। और इसके अलावा ये 5वां एपिसोड है। इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट कर दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री हमने पीआरटी से लेकर पीजीटी तक में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस बचे हैं, जैसे कि 6 से 8 में पूछे गए हैं, 9 से 10 में पूछे गए हैं और 11-12 में पूछे गए हैं, हम इसको एक साथ में कंपाइल करके आपको आगे दे देंगे। क्योंकि अभी और भी जीएस की क्लासेस लेना ज़रूरी, जैसे आज विश्व भूगोल का है, तो इसलिए जो है। और हमने लगभग अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री का आपको 180 क्वेश्चन दिया है, लगभग 180 क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो इनसे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी कि बीपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है और साथ में आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए। और आप लोग उन चारों एपिसोड्स को जरूर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट दे दी जाएगी। और जो लोग नए हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको भूगोल एनसीईआरटी सभी को कंप्लीट करनी है। चैनल से लिंक दे दिया जाएगा वीडियो के इसमें। और साथ में आपको साइंस एनसीईआरटी सभी को कंप्लीट करनी है, ये आपके लिए मस्ट है। और इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री आपको एकलव्य सीरीज से ही हो जाएगा, अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको नोट्स रात में 10 बजे दे दिए जाएंगे। नोट्स आपको रात में 10 बजे दे दिए जाएंगे। कोई भी हमें ना यूट्यूब पर ना ही जो है टेलीग्राम में मैसेज ना करे, बहुत डिस्टर्ब होता है। क्योंकि आप मैसेज कर रहे होते हैं, हम नेक्स्ट क्लास का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अच्छा नहीं लगता कि हम आपको बता भी देते हैं कि हम आपको पीडीएफ दे देंगे, उसके बाद भी आप मैसेज करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग भी समझिए और पीडीएफ के पीछे परेशान मत हुई। हम सभी को पीडीएफ अभी तक का सभी पीडीएफ दिए हैं, तो अभी क्यों रोकेंगे? ऐसा कोई बात है नहीं कि हम पीडीएफ को रोकेंगे, ऐसा कोई कारण भी नहीं है। हम आपको टाइम टू टाइम दे देंगे, तो इसलिए परेशान ना हो। अब आते हैं यहाँ पे पहला टॉपिक देखते हैं। और इसी टॉपिक से प्रश्न आपसे पूछा गया था टीआरई 1 में, पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था। और इतना चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि बीपीएससी ने पीआरटी से लेकर पीजीटी तक जो पूछा है सबके लिए, जैसे पीजीटी का अगर कोई ज्योग्राफी वाला तो उसको पीआरटी तक रिलेवेंट है, और पीआरटी वाला है कोई तो उसको पीजीटी तक रिलेवेंट है, लेकिन सेलेक्टेड टॉपिक। पीजीटी को तो सब कुछ रिलेवेंट है,
ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो सब कुछ कंप्लीट करना है जितना पूछा गया है, लेकिन नीचे से जब ऊपर जाएंगे, पीआरटी से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है। तो इस चीज़ को आपको समझना है और हम उसी हिसाब से आपको पढ़ा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा गया था पृथ्वी के कटिबंध से, जोन्स ऑफ अर्थ से आपसे TRE 1 में एक प्रश्न पूछा गया था शीत कटिबंध। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। और जो है मानचित्रण की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हम आपको सातों महाद्वीपों के बारे में बताएंगे। उससे आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। उन बेसिक चीज़ों को आप समझ लेंगे तभी आपको क्लासेस समझ में आती हैं। अब आप यहाँ पे समझिए कि जो पृथ्वी है उसको 2 बराबर भागों में बांटा गया है, एक समानांतर रेखा के द्वारा 2 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको 0 डिग्री अक्षांश से डिनोट करते हैं। और जब पृथ्वी को 2 भागों में उत्तरी गोलार्ध में और साथ में दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो आपको पहला चीज़ ये ध्यान रखना कि जो भूमध्य रेखा होता है या जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, तो ये क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भाग में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में सारा क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में सारा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इतना चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं 0 डिग्री से लेकर फिर यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको हम कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा आपको 66.5 डिग्री जब उत्तरी अक्षांश पे जाएंगे तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक सर्किल बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जब दक्षिण में 66.5 डिग्री जाएंगे तो वहाँ से अंटार्कटिक वृत्त स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, 66.5 डिग्री को हम अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश में, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो एक चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, हमने आपको ज्योग्राफी की क्लास में, NCERT की क्लास में, 6 या 7th क्लास में भी आपको 7th क्लास में आपको हमने बताया था कि जो है उष्णकटिबंध क्यों कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें यहाँ प्राप्त होती हैं, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा इंसोलेशन, सूर्य का तापन यहाँ पे महसूस होता है, इसलिए उष्ण रहता है यह क्षेत्र, इसलिए हम इसको उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध में भी पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में भी पाया जाता है उष्णकटिबंध। फिर उसके बाद कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त वाला जो क्षेत्र होता है, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में क्षेत्र होता है, उसको हम शीतोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी हो जाता है, इतना ही फर्क है। ये भी दोनों साइड पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछे शीतोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण कटिबंध, तो आप पहला चीज़ आपको ध्यान रखना कि दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं, दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं या समशीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और यहाँ पे जो है मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, सूर्य की किरणें यहाँ जो है तिरछी पड़ती हैं, तो तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं होती है, ठंडा गर्मी का मिक्स होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो समशीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, जो अंटार्कटिक वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक है, अंटार्कटिक वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक है, इसको हम जो है शीत कटिबंध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी शीत कटिबंध हो जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में सेम इसी प्रकार से दक्षिणी शीत कटिबंध हो जाता है। तो आपसे शीत कटिबंध का प्रश्न पूछा गया था, वहाँ पे आपका आंसर था कि 66.5 डिग्री जो है आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त से लेकर ध्रुव तक का जो क्षेत्र होता है उसी को हम शीत कटिबंध बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, तो उत्तरी ध्रुव तक का जो क्षेत्र उसी को हम शीत कटिबंध बोलते हैं। इसके अलावा हम अंटार्कटिक वृत्त या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक का जो क्षेत्र होता है उसे हम दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। तो दोनों ही शीत कटिबंध हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि दो सभी हैं, उष्ण कटिबंध भी 2 हैं, समशीतोष्ण कटिबंध भी 2 हैं, शीत कटिबंध भी 2 हैं। अब आगे बढ़ते हैं और विषुवत कटिबंध की बात करें तो विषुवत कटिबंध को जनरली 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से 10 डिग्री साउथ तक माना जाता है। तो विषुवत कटिबंध जो कि सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो ये दोनों क्षेत्र में 0 से 10 डिग्री तक का ये आपका पाया जाता है, विषुवत कटिबंध बोलते हैं इसको। और इसी कटिबंध वाले क्षेत्र में अमेजन नदी, अमेजन जंगल स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये अर्थ का मैप है, पृथ्वी का एक मानचित्र है कंप्लीट इसमें, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका
विषुवत रेखा है 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश है और यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। देख पा रहे हैं, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि जो भूमध्य रेखा होता है या विषुवत रेखा होता है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके अलावा कर्क रेखा किसको बोलते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम मकर रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम मकर रेखा बोलते हैं। इसके अलावा हम और आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि सिर्फ आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप ही पूरे विश्व में इकलौता महाद्वीप है जिससे होकर मकर रेखा भी गुजरती है। देख पा रहे हैं, कर्क जो है मकर रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है। तो ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है कि कौन से महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तीनों प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं, अक्षांशीय रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो आंसर आपका हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप। ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये पूरा यूरोप का पार्ट है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एशिया का पार्ट है। फिर नीचे आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया जिसको ओशियानिया भी बोलते हैं और नीचे आपका सबसे अंटार्कटिक हो जाता है। तो ये आपका महत्वपूर्ण महाद्वीप है जिनके बारे में हमें आगे अभी अध्ययन करना है। तो इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जैसे 0 डिग्री इक्वेटर था तो वैसे ही एक हम ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं जो पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध में और इधर पश्चिमी गोलार्ध में एक ऐसी ऊर्ध्वाधर रेखा जो पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है, एक पूर्वी गोलार्ध में एक पश्चिमी गोलार्ध में, उसको हम 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो 0 डिग्री देशांतर यहाँ से ग्रीनविच समय से होकर गुजरती है लंदन के, वहाँ पे एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला है, तो वहाँ से होकर गुजरती है। तो ऐसी रेखा को जो है प्रधान्यामेतर रेखा माना गया है। तो उसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो 0 डिग्री हो गया। और एक यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है जिसको 180 डिग्री अक्षांश 180 डिग्री देशांतर बोलते हैं। तो 180 डिग्री जो देशांतर होता है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। ऐसे ही आप यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जो है यहाँ पे 82 डिग्री देशांतर है। 82 डिग्री देशांतर की खास बात क्या है कि भारत की मानक रेखा है और ये किधर से होकर गुजरती है? तो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो ये भी प्रश्न आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। अब ये चीज़ें एनसीईआरटी में आपको दी गई हैं और आप लोग ये समझिए कि इन सब चीज़ों का लिंक किससे है? तो ये आपका वर्ल्ड जियोग्राफी से लिंक है, विश्व भूगोल से लिंक है। तो इसलिए आपको विश्व भूगोल की क्लासेस को समझना बहुत ही आवश्यक है। आपसे एक प्रश्न बीपीएससी तैयारी में पूछा गया था कि जो विषुवत रेखा है और साथ में प्रधान्यामेतर है या 0 डिग्री देशांतर है, तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, ये जो रेखाएं कहाँ मिलती हैं? तो आपका आंसर था अटलांटिक महासागर। ये पूरा अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है और अटलांटिक महासागर में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं। तो यहाँ भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे मिलती हैं? अटलांटिक महासागर में। वहाँ ऑप्शन प्रशांत महासागर दिया था तो वो सब तो होगा नहीं। आप साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इक्वेटर है 0 डिग्री अक्षांश और ये देशांतर है 0 डिग्री देशांतर। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देशांतर को सबसे पहले हम समझते हैं। तो देशांतर जो है सभी स्थानों के देशांतर को प्रधान्यामेतर या ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। तो जो ये प्रधान्यामेतर है जिसको जो है ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं कभी कभी, तो ये जो पार्ट है ये ध्यान रखिएगा, इसी के सापेक्ष हम जितने भी देशांतर होते हैं इसको हम नापते हैं, मापते हैं। और इसके मदद से हम करते क्या है, किसी भी स्थान की हमें स्थिति पता चलती है। अक्षांशों और देशांतरों के माध्यम से हमें विश्व के किसी भी स्थान की स्थिति पता चलती है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो देशांतर होते हैं ये पृथ्वी को जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से जोड़ते हैं। इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से जोड़ते हैं। तो और ये इसलिए जो है सभी एक सर्किल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे भी आपको ऐसे 2 डायमेंशनल में दिख नहीं रहा। जब 3D में देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक सर्किल का निर्माण, वृत्त का निर्माण करने हैं। तो इसलिए इन सभी को बृहत वृत्त कहा जाता है, ग्रेट सर्किल कहा जाता है।
तो सभी देशांतरों को ग्रेट सर्किल या बृहत वृत्त कहा जाता है। उसी प्रकार अक्षांशों में अगर हम देखते हैं तो विषुवत रेखा ही एकमात्र ऐसा वृत्त है, विषुवत रेखा ही एकमात्र ऐसा वृत्त है जो पृथ्वी को पूरा कंप्लीट करता है, तो इसलिए यह भी एक वृत्त का निर्माण करता है। तो विषुवत रेखा को हम जो है ग्रेट सर्किल बृहत वृत्त का निर्माण जो है बृहत वृत्त भी बोलते हैं। तो अक्षांशों में एकमात्र बृहत वृत्त विषुवत रेखा है और देशांतरों में सभी के सभी बृहत वृत्त का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ देते हैं, सर्किल का निर्माण करते हैं 3 डायमेंशनल में जब हम देखते हैं। और देशांतरों को आपको प्रश्न आपसे टीआरई में पूछा गया था कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो वैसे आपसे देशांतर की संख्या अगर पूछेगा कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतरों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 360। ये आप ध्यान लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, 360 होते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। 59 होते हैं, 61 होते हैं। देशांतरों की कुल संख्या ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कितनी होती है? 360। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधान याम्यतर जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, तो 0 डिग्री देशांतर के सभी बिंदुओं का देशांतर 0 डिग्री माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर जो हमने दिखाया था आपको, तो 0 डिग्री देशांतर के सभी बिंदुओं का देशांतर 0 डिग्री माना जाता है, 0 डिग्री माना जाता है। फिर ग्रीनविच मीन टाइम है जिसको GMT बोला जाता है। तो लंदन के शाही ग्रीनिच वेधशाला के माध्य सौर समय को ग्रीनिच माध्य समय माना जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम माना जाता है। तो लंदन में शाही ग्रीनिच वेधशाला है, तो वहीं से जो लाइन होकर गुजरती है उसी को हम ग्रीनविच माध्य समय कहते हैं। और ये आपका एक बार फिर से देख लीजिए कहाँ पे स्थित है। तो यह जो पोर्शन है ये इंग्लैंड का क्षेत्र है, ये इंग्लैंड का क्षेत्र है। यहाँ पे इंग्लैंड का क्षेत्र है और इस इंग्लैंड के क्षेत्र पे यहाँ पे लंदन के पास में जो है वेधशाला स्थित है और उसी वेधशाला से गुजरती है। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो इधर से गुजरती है, तो इसी को हम GMT बोलते हैं, ग्रीनविच माध्य समय बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर भारत का मानक समय, तो भारत का मानक समय बहुत महत्वपूर्ण है, NCERT में भी दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरने वाली याम्यतर या देशांतर के समय को हम भारत का मानक समय कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर माना गया है, TRE में पूछा गया है। तो भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। तो ध्यान रखिएगा ये, और हमेशा ध्यान रखिएगा देशांतर जो चलते हैं ईस्ट या वेस्ट में चलते हैं, देशांतर ईस्ट या वेस्ट में चलते हैं। और अक्षांश जो है अक्षांश नॉर्थ या साउथ में चलते हैं, अक्षांश नॉर्थ या साउथ में चलते हैं और देशांतर ईस्ट या वेस्ट में चलते हैं। और ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया कई बार परीक्षाओं में, जो IST होता है यानी भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। कहने का मतलब है कि अगर GMT में 12 बजे होंगे दोपहर के, तो IST में 5.5 घंटा और जोड़ दीजिए तो शाम को 5:30 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से चलता है, 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। IST जो भारत का मानक समय वो GMT से 5.5 घंटा आगे है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर और 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर होता है, ये एक ही रेखा होती है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ जो है प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। यह भी प्रश्न आपसे TRE में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा कि प्रशांत महासागर कहाँ से जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, लिखा भी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से। और यहाँ पे जो है बेरिंग जल संधि पड़ता है, तो बेरिंग जल संधि से भी होकर गुजरती है। और इसको कई स्थानों पर जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है, क्योंकि जल ही जल है, समुद्र ही है, तो इसलिए जो छोटे मोटे द्वीप हैं, आइलैंड है, तो वहाँ से गुजार दिया गया सुविधा के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं महाद्वीप पे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब यहाँ पे अगर हम बात करें देश की, तो देश आपके इसमें USA, कनाडा और मैक्सिको ये महत्वपूर्ण है। USA, कनाडा और मैक्सिको महत्वपूर्ण। इसके अलावा आपसे पनामा से प्रश्न पूछा गया था BPSC TRE में, तो हम इसके बारे में भी बात कर लेंगे। बाकी और भी देश हैं, छोटे छोटे हैं, उतने महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा दृष्टि से। तो USA, कनाडा, मैक्सिको और पनामा ये देश महत्वपूर्ण हैं। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का निर्माण करते हैं।
और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, थर्ड लार्जेस्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 आपको पता होना चाहिए। पहले नंबर पे एशिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो ध्यान रखिएगा। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही अमेरिका और कनाडा भी आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कनाडा भी इसी का पार्ट है उत्तरी अमेरिका का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े महाद्वीप कौन से हो गए? एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। आपको याद होना चाहिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर है कनाडा कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, तो ध्यान रखिएगा कनाडा जो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा कौन बनाता है? यूएसए और कनाडा को कौन सी समानांतर रेखा अलग करती है? तो आपका आंसर है 49 पैरेलल लाइन। 49वीं समानांतर रेखा 49th पैरेलल लाइन या 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा बनाती है, इन दोनों को अलग करती है। और इसके अलावा अलास्का के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में। तो अलास्का जो है यूएसए का भाग है, किसका भाग है? अमेरिका का भाग है। और इसको अमेरिका ने रूस से 1867 में ख़रीदा था, तो 1867 में ख़रीदा था और काफ़ी महत्वपूर्ण है क्षेत्र है ये। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आप जो है जब ध्यान से देखेंगे तो ये आपके सामने जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये आपके सामने जो फिजिकल मैप है वो आपके सामने है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जब हम देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें क्या दिखती है? रॉकीज पर्वत। ये देखिए आप यहाँ पे रॉकीज पर्वत। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे खास जो विशेषता है वह है रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत के बारे में थोड़ा समझते हैं हम यहाँ पे। और रॉकीज पर्वत के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, यह वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत का उदाहरण है और वलित पर्वत में भी यह नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तो आपसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, नवीन वलित पर्वत क्या होता है, प्राचीन वलित पर्वत क्या होता है। और इसके अलावा जो है माउंट एल्बर्ट रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी प्रश्न आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो माउंट एल्बर्ट जो है रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, जो ये पूरा आप महाद्वीप देख पा रहे हैं, इस पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन से है? तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, एल्बर्ट तो हो गया रॉकीज पर्वत का, लेकिन पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी चोटी है वह है माउंट मैकिनले। अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित है माउंट मैकिनले। और माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये आपको जो है एप्लेशियन पर्वत दिखेगा, जो आपसे प्रश्न तैयारी में पूछा गया था। एप्लेशियन पर्वत की खास बात क्या है? तो यह आपका प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ आपको जो है 5 ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका दिख रही हैं। जो है अमेरिका की 5 महान झीलें, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? सुपीरियर झील, जिसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था। सुपीरियर के अलावा जो है बात करें तो सुपीरियर है, फिर मिशिगन झील आती है, फिर ह्यूरॉन झील आती है, फिर ईरी झील आती है और फिर ओंटारियो झील आती है। तो सबसे पहले सुपीरियर आती है, देन मिशिगन आती है, देन ह्यूरॉन आती है, देन ईरी आती है और देन ओंटारियो आती है। तो SMHEO करके भी आप याद कर सकते हैं। तो ये क्रम है पश्चिम से पूर्व की तरफ, और इसके बारे में आपसे प्रश्न भी पूछा गया था। एक बार फिर से देख लीजिए, सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ह्यूरॉन झील है, ईरी झील है और ओंटारियो झील है। 5 झीलें हैं जिनको हम ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। अमेरिका की 5 महान झीलें बोलते हैं, और इनके नाम है जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ जब हम जाएंगे तो सबसे पहले सुपीरियर झील पड़ता है, फिर मिशिगन झील पड़ता है, फिर ह्यूरॉन झील पड़ता है, फिर ईरी झील पड़ता है, देन ओंटारियो झील पड़ता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं कनाडा में, वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो एक ग्रेट स्लेव झील है, ग्रेट स्लेव झील महत्वपूर्ण है आपके लिए। अथाबास्का झील है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो विनिपेग झील है ये भी महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके केवल कनाडा में स्थित है। लेकिन जब ये सुपीरियर झील की बात करते हैं, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, एरी झील और ओंटारियो झील, तो ये चारों, मिशिगन को अलग कर दीजिए, मिशिगन पूरा यूएसए में है,
मिशिगन झील की क्या खास बात है, मिशिगन पूरा यूएसए में है, मिशिगन पूरा यूएसए में स्थित है। और सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, एरी झील और ओंटारियो झील ये अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। तो अमेरिका और कनाडा के मध्य में ये सीमा भी बनाता है। तो अमेरिका और कनाडा के बीच में ये चारों झीलें स्थित है, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, एरी झील और ओंटारियो झील। तो ध्यान रखिएगा। और मिशिगन झील केवल यूएसए में, केवल अमेरिका में ही स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो रियो ग्रांडे रिवर है, रियो ग्रांडे नदी है। रियो ग्रांडे नदी की क्या खास बात है, यह यूएसए और मैक्सिको के बीच में, यहाँ मैक्सिको देश पड़ता है, यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है। तो आपसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाने वाले नदी को हम क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाता है रियो ग्रांड, रियो ग्रांड रिवर। तो रियो ग्रांड रिवर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे जो है प्रश्न पूछा जाता है मिसिसिपी नदी के बारे में। तो मिसिसिपी नदी के बारे में, ये पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाता है, जिसके लिए फेमस है ये बर्ड फुट डेल्टा जिसको बोलते हैं। तो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाने के लिए फेमस है, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाने के लिए मिसिसिपी फेमस है। अब आते हैं वापस से टॉपिक पर, और यहाँ से अब आपको जो है थोड़ा जानकारी मिल गया होगा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के बारे में। अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, और ये सभी आपको जो है नोट्स टाइम टू टाइम दे दिए जाएंगे, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, अच्छे से क्लास कर लें। अलास्का पर्वत श्रेणी, अलास्का पर्वत श्रेणी, तो अलास्का पर्वत श्रेणी में ही मैकिन्ले चोटी है, मैकिन्ले। और मैकिन्ले की खास बात क्या है, 6194 मीटर ऊंचाई है, और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, मैकिन्ले चोटी, और ये अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित है। फिर आते हैं रॉकी पर्वत श्रेणी में। रॉकी पर्वत श्रेणी में, तो रॉकी पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हमने देखा, और वहाँ पे जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखा, और उसके पश्चिम भाग में रॉकी पर्वत श्रेणी स्थित है। नवीन वलित पर्वत यंग फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, याद होना चाहिए आपको, नवीन वलित पर्वत या यंग फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, तो माउंट एल्बर्ट है, 4399 मीटर इसकी ऊंचाई है। आपको जो है ऊंचाई नहीं ध्यान रखना कितना मीटर है, बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कंपैरिजन के लिए कि यहाँ पे 6194 था माउंट मैकिन्ले का, और यहाँ 4399, तो बहुत अंतर है। तो नवीन वलित पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है रॉकी पर्वत की। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यूएसए में कुछ प्रमुख चोटियाँ स्थित है जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो माउंट रेनियर के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो माउंट रेनियर, माउंट हुड और माउंट शास्ता, ये 3 यूएसए में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि माउंट रेनियर, माउंट हुड और माउंट शास्ता किस देश में स्थित, तीनों के तीनों यूएसए में स्थित हैं। फिर एप्लेशियन पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। तो एप्लेशियन पर्वत के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में, प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है, प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है एप्लेशियन माउंटेन्स, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो ये अब स्थिति यूएसए के पूर्वी भाग में है, और सबसे ऊंची चोटी यहाँ की मिशेल है, माउंट मिशेल, 2037 मीटर। और प्राचीन वलित पर्वत की खासियत होती है, ये जो है इनकी ऊंचाई काफ़ी कम होती है। नवीन वलित पर्वत से आप कंपेयर करेंगे तो इनकी ऊंचाई देखिए, सबसे ऊंची चोटी ही 2000 मीटर पहुंच पा रही है। ऐसे ही अरावली में सबसे ऊंची चोटी बहुत कम, मतलब हाइट बहुत कम है। तो इसलिए जो है प्राचीन वलित पर्वत, इनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि घिस चुके होते हैं समय के साथ में, इनका अपरदन हो जाता है काफ़ी हद तक। तो ये चीज़ क्लियर है, एप्लेशियन पर्वत प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं, और ब्लू रिज पर्वत है, ब्लू रिज माउंटेन्स है, ये एप्लेशियन उच्च भूमि का ही पार्ट है, यानी एप्लेशियन पर्वत का जो विस्तार है उसी का पार्ट है। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका के पठार। तो उत्तरी अमेरिका के पठार में कैनेडियन शील्ड है, जिसको हम लॉरेंसियन पठार बोलते हैं। तो कैनेडियन शील्ड को हम लॉरेंसियन पठार बोलते हैं, और ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का प्राचीन भूगर्भिक केंद्र है, सबसे पुराना भाग माना जाता है, और ये मुख्यतः कनाडा में स्थित है। तो कैनेडियन शील्ड एक बार देख लेते हैं, ये आप कैनेडियन शील्ड देख पा रहे हैं, ये क्षेत्र है पूरा पठार का क्षेत्र है, जिसको हम लॉरेंसियन पठार भी बोलते हैं, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है लॉरेंसियन पठार। तो कैनेडियन शील्ड या लॉरेंसियन पठार। आगे बढ़ते हैं, फिर है कोलंबिया का पठार। तो कोलंबिया का पठार ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए, कोलंबिया पठार कहाँ स्थित है, यूएसए में स्थित है, इतना ही आपसे पूछा जाएगा। कोलोराडो का पठार, ये भी यूएसए में स्थित है, कुछ भाग मैक्सिको में भी है, मुख्यतः ये कोलोराडो का पठार यूएसए में स्थित है। फिर मैक्सिको का पठार मैक्सिको में स्थित है, नाम से ही आपको पता चल गया, तो ध्यान रखिएगा। तो कोलोराडो और मैक्सिको देख लेते हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण है।
ये कोलंबिया का पठार हो गया यूएसए में, और ये कोलोराडो का पठार हो गया। यूएसए में मुख्यतः है, थोड़ा भाग मैक्सिको में भी है। आपसे पूछा जाएगा तो यूएसए ही ऑप्शन में देता है जनरली। अब आगे बढ़ते हैं, और जो चीज़ छोड़ दिया जाए उसको आप छोड़ दीजिएगा। जैसे औजार का पठार, एडवर्स पठार, ये आपके काम का नहीं है, आपसे बहुत कम संभावना की पूछी जाएंगे। अब आते हैं प्रमुख मरुस्थल में। आपसे प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया कई बार। तो मोजावे मरुस्थल, मोजावे डिजर्ट, मोजावे मरुस्थल ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और डेथ वैली, मृत घाटी जिसको बोलते हैं, जो यूएसए में स्थित है, वो मोजावे मरुस्थल का ही भाग है। फिर अगला है सोनोरान मरुस्थल। सोनोरान मरुस्थल यूएसए और मैक्सिको में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा सोनोरान मरुस्थल यूएसए और मैक्सिको में स्थित है। इसके अलावा हम बृहत मैदान देखते हैं, तो ग्रेट प्लेन्स कनाडा और यूएसए में स्थित है। और ग्रेट प्लेन्स को, बृहत मैदान को ही प्रेरीज का क्षेत्र बोलते हैं, प्रेरीज का क्षेत्र बोलते हैं, प्रेरी के घास के मैदान का क्षेत्र बोलते हैं, जो कनाडा और यूएसए में स्थित है। तो प्रेरीज किसको बोलते हैं? समशीतोष्ण घास का मैदान है, जो उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए के समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है, विशाल घास के मैदान है। इन्हीं को हम प्रेरीज के नाम से जानते हैं। अब एक बार इनको हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पे मोजावे मरुस्थल है, मोजावे मरुस्थल यूएसए में भी है और मैक्सिको में भी स्थित है। सोनोरान मरुस्थल पूरा तरीके से मैक्सिको में स्थित है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। और यहाँ पे मृत घाटी आप देख पा रहे हैं जिसको डेथ वैली बोलते हैं। तो मृत घाटी कहाँ पे स्थित है? यूएसए में स्थित है, और ये मोजावे मरुस्थल का ही भाग है। आगे बढ़ते हैं, और एक कोलोराडो नदी है, कोलोराडो नदी इसी क्षेत्र से होकर बहती है। इसके अलावा एक ग्रेट साल्ट लेक है, तो ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में स्थित है। ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया। तो ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पे स्थित है? तो यूएसए में स्थित है। और ये 5 जो है झीलों के बारे में आपको पता होना चाहिए: सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, एरी झील और ओंटारियो झील। ये सभी झीलों के बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में भी हम आगे देख रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका जो है फेमस है येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान के लिए, येलो स्टोन नेशनल पार्क के लिए। येलो स्टोन नेशनल पार्क की खास बात क्या है कि यहाँ पे लावा जो है, जिसको मैग्मा भी कहते हैं, तो मैग्मा लावा यहाँ पे जो है लावा का बहुत तगड़ा सेंटर है ये। और यहाँ पे जो है लावा जो धरती से बाहर आता प्रतीत होता है, और बाहर भी आता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे गर्मी भी होती है इस क्षेत्र में इसी वजह से, और इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया है। और यहाँ पे कई सारे दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं लापरवाही की वजह से। तो येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान ऐसा जगह है जहाँ पे जो है आपको गीज़र मतलब जो गर्म जलधारा होती है मैग्मा के प्रभाव से, वो सब देखने को मिलता है। लावा बाहर आता हुआ प्रतीत होता है, लावा बाहर आता हुआ आप आँखों से देख सकते हैं। तो ये बहुत ही जो है ज़बरदस्त क्षेत्र है येलो स्टोन नेशनल पार्क, और ये यूएसए में स्थित है। फिर अगला है ग्रैंड कैनियन, बहुत महत्वपूर्ण है ग्रैंड कैनियन। कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, और कैनियन हम तंग घाटी को बोलते हैं। जैसे भारत में सिंधु गॉर्ज आपने सुना होगा, सिंधु गॉर्ज, इंडस गॉर्ज। तो जो गॉर्ज होते हैं, जो बड़े गॉर्ज होते हैं, उनको हम कैनियन कहते हैं। तो कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना कि ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, सबसे बड़ा तंग घाटी है। फिर आगे बढ़ते हैं, ग्रेट बेसिन। तो ग्रेट बेसिन यूएसए में स्थित है, और जो है ये जल संभर पानी का क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। फिर आते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें। तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें में ग्रेट बेयर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथाबास्का झील, रेनडेयर और विनिपेग। तो इसमें आपको ग्रेट जो है जो याद रखना है, ग्रेट स्लेव याद रखिएगा, अथाबास्का याद रखिएगा और विनिपेग। ये तीनों झीलें जो हैं कि कहाँ की हैं? तो कनाडा में पूरी तरीके से स्थित हैं। फिर आते हैं यूएसए में। तो यूएसए में मिशिगन झील स्थित है, मीड झील स्थित है, ग्रेट साल्ट झील स्थित है। फिर उत्तरी अमेरिका की महान झीलें। तो उत्तरी अमेरिका की महान झीलें ग्रेट लेक्स, इन किसको बोलते हैं? तो सुपीरियर को बोलते हैं, मिशिगन को बोलते हैं, ह्यूरॉन को बोलते हैं, एरी और ओंटारियो को। तो मिशिगन जो झील है, इसकी खास बात क्या है? ये केवल यूएसए में स्थित है। मिशिगन झील केवल यूएसए में स्थित है। इसके अलावा सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और सुपीरियर झील से आपसे तथ्य पूछा गया था टीआरई में। ये यूएसए और कनाडा के मध्य 563 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। तो यूएसए और कनाडा के मध्य कितनी किलोमीटर की सीमा बनाती है? 563 किलोमीटर की। वहाँ पे ज़्यादा दिया गया था, तो वो ऑप्शन गलत था। और ये मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ध्यान रखिएगा, सुपीरियर झील क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ओंटारियो सबसे छोटी झील है। इन 5 झीलों में से ओंटारियो सबसे छोटी झील है, सुपीरियर सबसे बड़ी झील है। और सुपीरियर जो है विश्व की सबसे बड़ी जो ताज़े पानी की भी झील है, ताज़े पानी की भी झील है। तो ध्यान रखिएगा, ताज़े पानी की भी झील है, फ्रेश वाटर लेक है ये, विश्व का सबसे बड़ा। अब आगे बढ़ते हैं,
सुपीरियर जो झील है उसके साथ में डुलूथ शहर बसा हुआ है। मिशिगन के साथ में शिकागो को आपने नाम सुना होगा, तो शिकागो शहर अमेरिका का मिशिगन पर स्थित है। एरी पर डेट्रॉइट शहर स्थित है। ओंटारियो पर हैमिल्टन या टोरंटो स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न ऐसे ही पूछा गया था मैच करने के लिए। फिर आते हैं मिसिसिपी और मिसौरी नदी तंत्र पे, महत्वपूर्ण नदियों को देखते हैं। तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी तंत्र में हम बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, सबसे महत्वपूर्ण है और ये पूरी तरीके से यूएसए में बहती हैं। और मिसिसिपी नदी का जो उद्गम स्थल है इटास्का झील है और मिसौरी नदी इसकी सहायक नदी है और साथ में यूएसए की सबसे लंबी नदी भी है। और मिसिसिपी डेल्टा, जिसको हम पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा बोलते हैं, बर्ड्स फुट डेल्टा बोलते हैं, ये मैक्सिको के खाड़ी में गिरती है। तो ध्यान रखिएगा, मिसिसिपी डेल्टा जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो मैक्सिको की खाड़ी वाले क्षेत्र में स्थित है, समुद्र से पहले। तो पक्षी के पैर का आकार का डेल्टा मिसिसिपी डेल्टा को बोलते हैं, कई बार प्रश्न पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। फिर रियो ग्रांड रिवर है, तो रियो ग्रांड रिवर की खास बात क्या है, यूएसए और मैक्सिको के बीच में भौगोलिक सीमा बनाती है। यूएसए और मैक्सिको के बीच में भौगोलिक सीमा बनाती है। आगे बढ़ते हैं। फिर नियाग्रा जलप्रपात याद रखिएगा, नियाग्रा जलप्रपात और सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, ईरी झील और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात आप ध्यान रखिएगा, यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अब आते हैं दक्षिणी अमेरिका पर और यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फिगर जो आपको दिया गया है यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है, वो जो है मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक पनामा नाम का देश है और यहीं पे पनामा नहर का निर्माण किया गया है। तो पनामा नहर क्या करता है, आपसे जो प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में, तो इधर आपका है प्रशांत महासागर और इधर है अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी कहते हैं। तो अटलांटिक महासागर इधर है। तो पनामा नहर क्या करता है, तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। पहले पूरा घूम के जाना पड़ता था दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, लेकिन जब से पनामा नहर बन गया तब से दूरी कम हो गई और प्रशांत महासागर से होकर हम अटलांटिक महासागर में बहुत आसानी से जा सकते हैं पनामा नहर के बनने की वजह से। और ये पनामा नाम का देश है, उसी के कंट्रोल में है पनामा नहर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको दक्षिण अमेरिका का मैप दिख रहा है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैप दिख रहा है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो प्रमुख देश हैं उनकी अगर हम बात करें तो कोलंबिया है, इक्वाडोर है, वेनेजुएला है, ये सब महत्वपूर्ण देश है। ब्राज़ील सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें सबसे बड़ा भी है। पेरू है, बोलीविया है। तो ये ध्यान रखिएगा। और आपसे एक प्रश्न पूछा गया था जो है अमेजन नदी के बारे में, और पूछा गया था कि इसमें से अमेजन नदी बेसिन का जो है कौन सा देश इसमें पार्ट है। तो सबसे पहले आप अमेजन नदी को यहाँ पे गौर करिए। यहाँ पे अमेजन नदी, तो अमेजन नदी कई सारे इसमें सहायक नदियाँ इसमें आके जुड़ती हैं, कई सारी सहायक नदियाँ जुड़ती हैं आके। और यहाँ पे बोलीविया तक से, ध्यान रखिएगा, बोलीविया तक से बोलीविया, ब्राज़ील तो है ही। तो आप यहाँ पे ये चीज़ समझिए, वेनेजुएला से भी जो है नदियाँ आके मिलती हैं इसमें। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, यहाँ से कोलंबिया से भी नदियाँ आके जुड़ती हैं। तो अगर हम बात करें अमेजन नदी के बेसिन क्षेत्र की, तो अमेजन नदी का जो बेसिन क्षेत्र सहायक नदियों को मिलाकर होता है, तो ध्यान रखिएगा। और अमेजन नदी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये क्लियर हो गया आपको। और इसका अगर हम बात करें तो किन किन देशों में इसका मतलब इसका जो बेसिन है किन किन देशों में स्थित है, तो सबसे नीचे आएंगे तो बोलीविया में स्थित है, पेरू में स्थित है। सहायक नदियाँ यहाँ पे मिलके जा रही हैं और अमेजन नदी का निर्माण कर रही हैं। तो पेरू में इसका स्थित है और उद्गम स्थल भी पेरू में ही है। तो अमेजन नदी का जो उद्गम स्थल है पेरू में स्थित है और यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रृंखला चल रही होती है, पूरा दक्षिण अमेरिका को जो है विस्तरित है। और अभी हम उसके बारे में देखेंगे। तो पेरू हो गया, बोलीविया हो गया, इक्वाडोर तो है ही, कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला है, सूरीनाम हो गया, गुयाना हो गया। ये सब आपके जो है महत्वपूर्ण देश हैं, जो ब्राज़ील तो है ही। तो ये महत्वपूर्ण देश जो अमेजन नदी बेसिन का पार्ट है। तो अमेजन नदी बेसिन पार्ट में महत्वपूर्ण देश कौन कौन से हैं, बोलीविया हो गया, पेरू हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, सूरीनाम, गुयाना और यहाँ पे जो है फ्रेंच गुयाना करके एक देश है। तो ये सब देश जो है मिलकर क्या करते हैं, अमेजन नदी बेसिन का निर्माण करते हैं। अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अमेजन नदी विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो है सबसे बड़ी नदी है, तो ध्यान रखिएगा।
और यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी नदी में तो पहले पे है, लेकिन लंबी नदी में दूसरे स्थान पर है, क्योंकि नील नदी पहले स्थान पर है लंबाई में। तो नील नदी लंबाई में सबसे पहले स्थान पर है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक टिटिकाका झील स्थित है। टिटिकाका झील स्थित है। टिटिकाका झील की खास बात क्या है कि टिटिकाका झील जो है ये बोलीविया और पेरू देश के बीच में सीमा बनाती है। तो बोलीविया और पेरू देश के बीच में सीमा बनाती है ये। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अर्जेंटीना स्थित है, चिली स्थित है, चिली देश है ये। और चिली देश की खास बात क्या है कि उत्तरी और दक्षिणी विस्तार अगर देखेंगे तो उत्तरी और दक्षिणी विस्तार में सबसे जो है लंबा देश है ये। उत्तरी और दक्षिणी विस्तार में अगर देखेंगे तो सबसे लंबा देश है ये। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, और एंडीज पर्वत श्रृंखला आप यहाँ से जोड़िए पूरा। यहाँ से पूरा एंडीज पर्वत श्रृंखला स्टार्ट होता है, पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कवर करता है। तो अब यहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो ये आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला है, पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कवर करता है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की खास बात क्या है, ये भी जो है रॉकीज पर्वत की तरह ही उदाहरण है नवीन वलित पर्वत का। तो ध्यान रखिएगा, एक प्राचीन वलित पर्वत होता है, एक नवीन वलित पर्वत होता है। तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण एंडीज पर्वत। और ये पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कवर करता है। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो लंबाई तो बहुत ज़्यादा हो गई, लंबाई तो बहुत ज़्यादा हो गई। और इस प्रकार अगर हम देखते हैं लंबाई के मामले में एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। जब हम कहते हैं विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला हम जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है। फिर आगे आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लानोस घास का मैदान है। तो लानोस घास के मैदान की खास बात क्या है, तो इसको हमने आपको एनसीईआरटी में भी पढ़ाया था। तो ये जो है घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है लानोस यहाँ पे। और जो है ये सेलवास है। सेलवास किसे कहते हैं, हमने आपको बताया था कि अमेजन वर्षा वनों को सेलवास कहते हैं। तो अमेजन वर्षा वनों को हम सेलवास कहते हैं, जो अमेजन नदी के जो है किनारे स्थित हैं। तो अमेजन नदी के जो है साथ में स्थित है। तो इनको हम सेलवास के नाम से जानते हैं। और सेलवास को ही अमेजन वर्षावन भी बोलते हैं। ये विषुवतीय वर्षावन के प्रकार हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पंपास। पंपास की खास बात क्या है, तो पंपास जो है समशीतोष्ण घास का मैदान है, समशीतोष्ण घास का मैदान है। और समशीतोष्ण का मतलब यही होता है कि कर्क रेखा के बाद में स्थित है। तो कर्क रेखा के बाद में स्थित है तो समशीतोष्ण घास का मैदान है पंपास। और यहाँ पे अर्जेंटीना देश पड़ता है। तो अर्जेंटीना में स्थित है पंपास। और पंपास क्या है, तो पंपास जो है ये समशीतोष्ण घास का मैदान है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आप अकोंकागुआ नाम का एक चोटी दिख रहा है, अकोंकागुआ। अकोंकागुआ की खास बात क्या है, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला की या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अकोंकागुआ। अकोंकागुआ इस आपको ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। और ये विश्व पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, साथ में एंडीज पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है। अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे जो है अटाकामा मरुस्थल देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है अटाकामा मरुस्थल। तो ये जो है अटाकामा मरुस्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है और ये कॉपर के प्रोडक्शन के लिए फेमस भी है। फिर यहाँ पे पेटागोनिया का मरुस्थल है, अर्जेंटीना में स्थित है पेटागोनिया का मरुस्थल, ये भी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न कई बार इनसे पूछा गया है। और इसके अलावा माटो ग्रासो का पठार है, ब्राज़ील में स्थित है। और यहाँ पे अमेजन का मुहाना दिया गया है। तो अमेजन नदी के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र है, सबसे बड़ी नदी भी है ये। अब आगे बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, आपसे लंबाई नहीं पूछी जाएगी। हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। तो ध्यान रखिएगा, औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। और विस्तार इसका देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण 7 देशों में है। आपसे देश के नाम नहीं पूछा जाएगा, हमने आपको बता दिया बस ऐसे ही। तो वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली। ऊपर से लेकर नीचे तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी पूरा दक्षिणी महाद्वीप को कवर करता है।
फिर है एंडीज नवीन वलित पर्वत का उदाहरण, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आपको परीक्षा दृष्टि से। तो नवीन वलित पर्वत, जिसको नवीन मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं, और हमेशा ध्यान रखें जो वलित पर्वत होते हैं उनका संबंध अभिसारी प्लेट सीमांत से होता है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से होता है, और ये भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं। तो अभिसारी प्लेट सीमांत होता है और अपसारी प्लेट सीमांत होता है। तो अभिसारी प्लेट सीमांत जो है ये जुड़ा हुआ होता है नवीन वलित पर्वत के निर्माण से। आगे बढ़ते हैं। एंडीज और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अकांकागुआ 6960 मीटर है, माउंट अकांकागुआ। और एशिया से बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। तो एशिया से बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी है और एंडीज या दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है, माउंट अकांकागुआ। फिर कोटोपैक्सी की बात करें तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है और सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो आपसे कोटोपैक्सी पूछा गया तो इक्वाडोर देश में स्थित है। तो कोटोपैक्सी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत है। फिर चिम्बोराजो है, तो चिम्बोराजो जो है ये इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है और ये मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। मृत ज्वालामुखी का मतलब होता है कि काफ़ी टाइम से इसमें जो है लावा नहीं बाहर निकला है। फिर है सेरो ओजोस डेल सलाडो। सेरो ओजोस डेल सलाडो की खास बात क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? सेरो ओजोस डेल सलाडो। ध्यान रखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल देखेंगे तो अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, चिली में स्थित है और शुष्क जो है शुष्कतम गर्म मरुस्थल है। तो ध्यान रखिएगा। और चुकीकामाटा नाम का एक स्थान है, चुकीकामाटा नाम का स्थान है, चिली में स्थित है। दुनिया में उत्खनन मात्रा के मामले में सबसे बड़ी खुली गड्ढे वाली तांबे की खदान यहाँ पे स्थित है, कॉपर की खदान स्थित है। तो कॉपर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा तगड़ा होता है। तो लार्जेस्ट कॉपर ओपन पिट माइन यहाँ पे स्थित है, सबसे बड़ी खुले गड्ढे वाली तांबे की खदान है यहाँ पे चुकीकामाटा। और चुकीकामाटा कहाँ स्थित है? अटाकामा मरुस्थल में। अटाकामा मरुस्थल में सोना, नाइट्रेट और तांबे का प्रसिद्ध है, तांबे के उत्पादन के लिए। तो अटाकामा मरुस्थल क्षेत्र जो सोना, नाइट्रेट और तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और इसे पैटागोनियन स्टेपी भी कहते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पानी नहीं बरसता है, क्योंकि बारिश होती है तो एंडीज पर्वत तक रह जाती है। एंडीज पर्वत के बाद बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि पर्वत के एक साइड पे बारिश होती है, दूसरा साइड जो वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है, वहाँ पे पानी नहीं मिलता है। फिर आते हैं दक्षिण अमेरिका के पठार की बात करेंगे तो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि ब्राज़ील में स्थित है। माटो ग्रासो का पठार भी ब्राज़ील में स्थित है, ये महत्वपूर्ण है। बस यही दो याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में लानोस तो वेनेजुएला और कोलंबिया के बीच में स्थित है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो लानोस ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। देश आपसे बहुत कम पूछा जाएगा। तो लानोस क्या? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जिसके बारे में हमने एनसीईआरटी में भी चर्चा किया था, वहाँ दिया गया था। सेलवास किसे कहते हैं? तो अमेजन वर्षा वनों को सेलवास के नाम से जाना जाता है, जिसे हम विषुवतीय वर्षावन भी कहते हैं। तो विषुवतीय वर्षावन या अमेजन वर्षावनों को हम सेलवास के नाम से जानते हैं। पंपास क्या है? तो पंपास जो है अर्जेंटीना में स्थित समशीतोष्ण घास का मैदान है, अर्जेंटीना में स्थित समशीतोष्ण घास का मैदान है। दक्षिण अमेरिका की नदियाँ की बात करें तो जो है अमेजन नदी तंत्र हो गया, अमेजन रिवर सिस्टम हो गया। आयतन वॉल्यूम के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लंबाई के हिसाब से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो ध्यान रखिएगा। और नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है विश्व की, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अमेजन नदी तंत्र विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र है और 9 देशों में इसका विस्तार है, तो ध्यान रखिएगा। और आपसे प्रश्न ऑप्शन में दे कर पूछा था तो वहाँ ऑप्शन वेनेजुएला था और सब ऑप्शन नहीं थे उसमें, जैसे चिली वगैरह दिया था तो चिली में तो नहीं स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा गया तो इसलिए आपको 9 देशों में कम से कम आपको जो है ब्राज़ील पता होना चाहिए, बोलीविया पता होना चाहिए, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला, ये नाम आपको पता होना चाहिए। आप स्किप कर सकते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू, बोलीविया, ब्राज़ील, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो है नदी बेसिन क्षेत्र में ये देश आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेजन नदी का जो उद्गम स्थल है वो एंडीज पर्वत माना गया है। एंडीज पर्वत में पेरू देश में एंडीज पर्वत पूरा उत्तर से दक्षिण तक स्थित है, तो एंडीज पर्वत में माना गया है। और रियो मोंटारो और अरेक्विपा 2 स्थान है, रियो मोंटारो और अरेक्विपा बहुत विवादास्पद है, आज तक पता ही नहीं लगा पाएगा कि अमेजन नदी का वास्तव में उद्गम स्थल कौन सा है। और उद्गम स्थल हमेशा जो है जो छोटी छोटी सहायक नदियाँ होती हैं तो उनसे माना जाता है, तो उसमें कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, तो कई बार कई डाउट हो जाता है। तो अमेजन नदी के साथ में ऐसा ही है, तो इसलिए आज तक आपने देखा होगा अमेजन नदी के उद्गम स्थल के बारे में आपसे प्रश्न नहीं पूछा गया। कारण यही कि ये काफ़ी विवादास्पद है कि है कहाँ पे। बस इतना क्लियर है कि एंडीज पर्वत पेरू में जो स्थित है वहीं पर स्थित है। फिर अमेजन नदी का मुहाना, तो ये मकापा बोलते हैं। जो अमेजन नदी का जो मुहाना है, माउथ है, अटलांटिक महासागर में गिरता है। तो पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अमेजन नदी कहाँ गिरती है, तो अटलांटिक महासागर में। और मकापा जो है किसको बोलते हैं, तो अमेजन नदी के मुहाने को।
अमेजन की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं अपुरीमैक, यूकाइली हैं। मेडीरा सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओरिनोको नदी, तो ओरिनोको नदी की बात करें तो जो है इलानोज, जो घास का मैदान हमने देखा था उसी से होकर बहती है। बहुत कम चांस है कि यहाँ से पूछा जाएगा। एंजल जलप्रपात आपसे पूछा जा सकता है। ओरिनोको की सहायक नदी कैरोनी पर स्थित है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और पानी नीचे गिरते गिरते वाष्प बन जाता है। तो ओरिनोको नदी जो है, ओरिनोको की सहायक नदी कैरोनी पर स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओरिनोको नदी की सहायक नदी कैरोनी पर स्थित है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील की प्रमुख झील, तो प्रमुख झील में देखेंगे तो लेक टिटिकाका है। लेक टिटिकाका है, टिटिकाका झील है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है, जिसपे जो है नाव वगैरह चल सकती हैं। तो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। बहुत महत्वपूर्ण बीपीएससी तैयारी के लिए, तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। पाटोस लैगून झील, जैसे भारत में चिल्का झील है तो वैसे ही जो है ब्राज़ील में स्थित एक पाटोस लैगून झील है। और ये मीठे पानी और खारे पानी का मिक्स होता है लैगून झील, जैसे चिल्का झील है। और ये सबसे बड़ा तटीय लैगून भी है, उदाहरण भी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो विषुवत रेखा से गुजरने वाले या भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से गुजरने वाले जो देश हैं वो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका के ऐसे देश जो 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरते, जहाँ से 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर होकर गुजरता है, तो इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है। अब आते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका महाद्वीप पर आने से पहले हम यहाँ पे आप स्वेज नहर देख रहे हैं। ये जो क्षेत्र है ये स्वेज नहर का क्षेत्र है। और आपसे बीपीएससी तैयारी में प्रश्न पूछा गया था स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है, यहाँ पे देख पा रहे हैं भूमध्य सागर, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लाल सागर। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। 1869 में ये बनके तैयार हुआ था। तो ये भी आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है। और इसके बनने की वजह से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है यूरोप और भारत के बीच। तो यूरोप और भारत के बीच जो दूरी कम हुई है 7000 किलोमीटर, पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूम के जाना पड़ता था भारत आने के लिए। अब क्या करते हैं, भूमध्य सागर से होकर स्वेज नहर आते हैं और यहाँ से होकर फिर अरब सागर होते हुए भारत आ जाते हैं। तो स्वेज नहर 1869 में बना था। और स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। और ये जो मिस्र देश है, इजिप्ट, इसी के अंडर में है, कंट्रोल में है स्वेज नहर। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे देश आपको दिख रहे हैं। ये सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है, पूरा सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है। और सहारा मरुस्थल के बारे में आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। और वैसे अगर देखेंगे तो अंटार्कटिक जो है वो सबसे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन वो ठंडा मरुस्थल है। और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल जब पूछेंगे तो आंसर सहारा हो जाएगा। परीक्षा में तैयारी में आपसे पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर का पार्ट है, ये भूमध्य सागर है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है, तो यहाँ पे जिब्राल्टर की जल संधि है, यहाँ पे जिब्राल्टर की खाड़ी है। तो यहीं पे इसी जो जल संधि, जो जल का भाग अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, उसे हम जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि क्या करता है, तो जिब्राल्टर जल संधि ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप जो है देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पे आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिखेगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये एक हॉर्न की तरह, सींग की तरह दिखता है, जानवर के सींग की तरह दिखता है। और इसमें 4 देश आते हैं, इथियोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया और जिबूती। एक छोटा सा देश है यहाँ पे, जिबूती है। तो इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया ये जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं, जिसको सींग बोला जाता है हिंदी में। तो आपसे पूछा गया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं, तो ये है। और आपका ये जो क्षेत्र देख पा रहे हैं ये आपका जो है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का क्षेत्र है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का क्षेत्र। यहाँ से भी टीआरई में प्रश्न पूछा गया था, तो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। और ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली वाला जो क्षेत्र, यहीं पर जो है हमारे जो पूर्वज है उनका उद्गम स्थल माना गया है। मानव की उत्पत्ति का आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो यही ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। विश्व की सबसे लंबी जो है रिफ्ट वैली है और अफ्रीका में स्थित है, तो इसलिए इसको ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बोलते हैं। अफ्रीका की महान रिफ्ट घाटी या अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। अब आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण देशों की बात करेंगे, तो कुछ यहाँ आपको ऊपर दिख रहे हैं।
और कुछ यहाँ पे आपको नीचे दिख रहे हैं, ये दक्षिण अफ्रीका, वही दक्षिण अफ्रीका जहाँ पे गांधी जी गए थे, गांधी जी ने वहाँ पे सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ से फिर भारत आए थे। अब दक्षिण अफ्रीका में आप देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पहला है एटलस पर्वत श्रृंखला। एटलस पर्वत श्रृंखला की खास बात क्या है, तो ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। और नवीन वलित पर्वत के उदाहरण के साथ में इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो माउंट टॉपकल। तो माउंट टॉपकल जो है सबसे ऊंची चोटी। आगे हमने सारा नोट्स आपको दिया हुआ है, तो कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है आपको, तो ध्यान रखिएगा। और सबके लिए क्लासेस महत्वपूर्ण है, कोई यह ना सोचे कि हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी जिनको नंबर एक्सटेंड करने बढ़ाने वो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपका प्रश्न बहुत ही बीपीएससी बहुत ही अनसर्टेन है, कहाँ से क्या पूछ लेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। और 15 मार्च का पेपर आपने देख लिया, वो आपके लिए ट्रेलर है, इसलिए आपको तैयारी करके जानी पड़ेगी। आधी अधूरी तैयारी नहीं होनी चाहिए कभी भी, और मौका मिला तो इसको पूरा कर लेते हैं। बाकी हम प्रश्न के माध्यम से आपको रिवाइज़ करवा देंगे, इस चीज़ का हमारा वादा है, आपको आसानी रहेगी। अब आते हैं तो अटलस पर्वत श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में अटलस पर्वत श्रृंखला स्थित है, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। जैसे एंडीज़ और रॉकीज़ है, वैसे ही सबसे ऊंची चोटी माउंट टॉपकल है। फिर है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। इसके अलावा सहारा के नीचे, सहारा जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से साहेल का क्षेत्र स्टार्ट होता है। साहेल जो है ये थोड़ा बहुत हरी घनी मतलब जो है हरियाली का क्षेत्र है, थोड़ा बहुत हरियाली का क्षेत्र साहेल। और साहेल जो है अफ्रीका को जो है सहारा से अलग करता है, जो अफ्रीका का नीचे वाला भाग है इसको सहारा से अलग करता है। अब आप यहाँ पे महत्वपूर्ण देखेंगे कांगो नदी। कांगो नदी की खास बात क्या है, कांगो नदी ये इक्वेटर है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है। कांगो की खास बात क्या है इस कांगो नदी की, तो कांगो को जायर नदी भी बोलते हैं। तो कांगो या जायरे नदी क्या करती है, इक्वेटर या विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो आपसे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सी नदी है जो इक्वेटर या विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, तो आपका आंसर है कांगो या जायरे नदी। आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे तो कांगो या जायरे नदी 2 बार पार करती है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आपको नील नदी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और नील नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है। इसको एक को बोलते हैं ब्लू नील और एक को बोलते हैं वाइट नील। ये वाइट नील है और एक ये ब्लू नील है। तो ब्लू नील का जो उत्पत्ति स्थल है वो ताना झील है। ताना झील से ब्लू नील निकलती है, और जो है वाइट नील श्वेत नील जो है ये एल्बर्ट झील से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो ब्लू नील जो कहाँ से निकलती, ताना झील से या टाना झील से, और वाइट नील या श्वेत नील जो है ये विक्टोरिया झील है, यहाँ से निकलती, एल्बर्ट से नहीं निकलती। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नील, और ताना झील से निकलती है ब्लू नील, और ये दोनों मिल जाती है कहाँ पे जाके, खार्तूम में। खार्तूम क्या है, तो खार्तूम जो है कैपिटल है, किसका कैपिटल है, तो सूडान का कैपिटल है खार्तूम। और खार्तूम में जो है ब्लू नील और श्वेत नील दोनों मिल जाती हैं जाके, और फिर यहाँ से नील नदी कहलाती हैं। और फिर आगे बढ़कर ये इजिप्ट में, मिस्र देश में अस्वान बांध का निर्माण किया गया नील नदी पर। अस्वान बांध आपसे पूछा गया किस नदी पर स्थित है, तो नील नदी पर स्थित है अस्वान बांध। और अस्वान बांध के बाद फिर ये जो है आपसे पूछा जाता है कि नील नदी कहाँ पे जाके गिरती है, तो नील नदी का मुहाना देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। तो नील नदी जो है ये भूमध्य सागर में होकर गिरती है। तो भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी, ये आपको पता होना चाहिए। नील नदी कहाँ पे गिरती है, तो भूमध्य सागर में गिरती है, मेडिटेरेनियन सी में गिरती है। अस्वान झील इस पे, अस्वान बांध जो है इस पे बनाया गया है, नील नदी पर बनाया गया है। और कहाँ पे स्थित है अस्वान बांध, तो मिस्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप जो है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली देख रहे हैं। तो ये आपका ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली स्टार्ट होता है। सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण झील है मलावी झील, जिसको न्यासा झील बोलते हैं। इसके अलावा तंगानिका झील है जो विश्व की सबसे लंबी झीलों में से एक है। तो तंगानिका झील है, मलावी झील इसका पार्ट है, तंगानिका झील इसका पार्ट है। फिर एडवर्ड झील इसका पार्ट है, एल्बर्ट है। विक्टोरिया पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का विक्टोरिया झील पार्ट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तंगानिका झील पार्ट है, एडवर्ड है, एल्बर्ट है। तो ये जो है ये सब महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नामीब का मरुस्थल है। कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया नामीब का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो अमेरिका जो है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर कह सकते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के जो है नीचे जो है दक्षिण पश्चिमी भाग पर स्थित है नामीब मरुस्थल है। और नामीब मरुस्थल क्या, कालाहारी मरुस्थल आपसे पूछा जाता है। कालाहारी मरुभूमि बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। तो कालाहारी मरुभूमि जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के निचले भाग में दक्षिणी भाग में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लिम्पोपो नदी देख रहे हैं।
लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी की खास बात क्या है? लिम्पोपो नदी की खास बात क्या है? ये मकर रेखा गुजर रही है, मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी? तो आंसर है लिम्पोपो। इसके अलावा भारत में माही नदी है, भारत में माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो 3 चीज़ें हो गई। एक पहला हो गया कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायर नदी। कांगो या जायर नदी क्या करती है? तो यह जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। फिर लिम्पोपो है, लिम्पोपो क्या करती है? लिम्पोपो जो है मकर रेखा को 2 बार पार करती है। और माही नदी जो भारत में स्थित है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये सभी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, इसको रिवाइज कर लेते जो अभी तक हमने डिस्कस किया ऊपर। अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत श्रृंखला, तो एटलस पर्वत श्रृंखला नवीन वलित पर्वत का, नवीन मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं, इसका उदाहरण है। और पीछे हमने 2 उदाहरण देखे, और कौन कौन से? तो हमने देखे रॉकीज पर्वत उदाहरण है नवीन वलित पर्वत का, और जो है एंडीज पर्वत है। एंडीज के बाद अब एटलस पर्वत भी उसी श्रेणी में है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इन सब देशों में इसका विस्तार है। 3 देशों में है, तो ध्यान रखिएगा मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। मैट करके याद कर लीजिए। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट टॉपकल, माउंट टॉपकल सबसे ऊंची चोटी है। इसको तूबकाल भी बोलते हैं, तो नाम में मत जाइएगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो माउंट टॉपकल, माउंट टूबकाल सबसे ऊंची चोटी है इसकी, एटलस पर्वत श्रृंखला की। इसके अलावा किलिमंजारो पर्वत, किलिमंजारो पर्वत की खास बात क्या है? 5895 मीटर है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो किलिमंजारो पर्वत। और अगर आपसे जो है एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट टॉपकल हो जाएगा। तंजानिया में स्थित है, निष्क्रिय ज्वालामुखी का जो है क्षेत्र है, और इसमें 3 ज्वालामुखी शंकु पाए जाते हैं, इनके नाम है कीबो, मवेंजी और शिरा। और इसने जो किलिमंजारो पर्वत है, इस पर जो है कई सारे भारतीय लोगों ने इसका जो है फतह किया है, इस पर चढ़ाई की है, कंप्लीट किया है, तो इसलिए भी यह फेमस है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर्वत। और किलिमंजारो की खास बात क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है, तो मुक्त खड़ा पर्वत है, कोई पर्वत श्रृंखला का पार्ट नहीं है ये। फिर है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और सबसे ऊंची चोटी यहाँ की लेनियाना है। तो लेनियाना जो सबसे ऊंची चोटी है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत की, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। फिर इसके बाद हम आते हैं अफ्रीका के पठार पर। तो अफ्रीका के पठार में कतांगा का पठार है, कटांगा प्लेटू कांगो प्रजांतिक गणराज्य में स्थित है ये। तो कतांगा का पठार आप इतना याद रखिएगा, बाकी उससे ज़्यादा आपको नहीं ध्यान रखना। इथोपियन उच्च भूमि, जिसको एब्सीनिया का पठार कहते हैं, इथोपियन उच्च भूमि पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में स्थित है। अफ्रीका की छत भी बोलते हैं इसको, उत्तर पूर्वी अफ्रीका की छत भी बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल देखते हैं, तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा विशालतम गर्म मरुस्थल है, क्षेत्रफल इतना है। अब स्थिति अफ्रीका के उत्तरी भाग में, बहुत सारे देशों में इसका विस्तार है, 9-10 देशों में। फिर साहिल क्या है? तो साहिल जो उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र है, और ये सहारा मरुस्थल को बाकी अफ्रीका से अलग करता है। ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है? तो ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट 2007 में आया था, अफ्रीकी संघ ने शुरू किया था, और लक्ष्य था कि साहिल क्षेत्र जो सहारा से सीमा बनाता है वहाँ पे मरुस्थलीकरण और भूमिकरण क्षरण को रोकना, क्योंकि जो साहिल पर प्रभाव पड़ रहा था जो है मरुस्थल अपने आप को बढ़ाता रहता है समय के साथ में। नाबिम मरुस्थल तटीय मरुस्थल है, और संसार का सबसे पुराना रेगिस्तान भी है। फिर है कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया, ये सब देश हैं, यहाँ पे स्थित है। और ये कालाहारी किसके लिए फेमस है? बुशमैन जनजाति के लिए। आपसे प्रश्न पूछा गया बुशमैन जनजाति के लिए। और ओकावांगो नदी एक है, महत्वपूर्ण नदी है, जो कालाहारी क्षेत्र में बहती है, इसी से वहाँ के लोगों का जीवन चलता है। फिर ओगोदान मरुभूमि है, ओगोदान मरुभूमि सोमालिया इथियोपिया में स्थित है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ, तो नील नदी अफ्रीका की सबसे जो है अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी है। श्वेत नील कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से। और नील नदी कहाँ से निकलती है? तो ताना झील से। और ये दोनों कहाँ जाके मिलती है? खार्तुम में। खार्तुम कौन है? तो जो है दक्षिणी सूडान की राजधानी है, दक्षिणी सूडान की राजधानी है खार्तुम। आपसे पूछा गया कि कहाँ पे इन दोनों का मिलन होता है, कहाँ संगम होता है श्वेत नील और नीले नील का? तो खार्तुम में। फिर आगे बढ़ते हैं, और मिस्र में नील नदी पर असवान बांध बनाया गया है, और जिसके जलाशय को हम नासिर झील कहते हैं। नासिर वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो नासिर झील के नाम से जाना जाता है।
और दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित झीलों में से एक है। और नील नदी की बात करें तो चापाकार डेल्टा का निर्माण करता है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा होता है, वैसे ही चापाकार डेल्टा का उदाहरण नील नदी, जिसको हम आर्कवेट डेल्टा बोलते हैं या आर्क लाइक डेल्टा बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। अब आते हैं कॉन्गो और जायर नदी पर। तो कॉन्गो जायर नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और कॉन्गो नदी जो है, खास बात क्या है, तो विषुवत रेखा है भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश को ये 2 बार पार करती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। फिर आते हैं जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी की खास बात क्या है, इस पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है विक्टोरिया जलप्रपात किस पर स्थित है, तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और ये हिंद महासागर में जाम्बेजी नदी कहाँ पे गिरती है, ये भी प्रश्न आपसे यूपीएससी में पूछा गया था। तो यह हिंद महासागर में गिरने वाली नदी है, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण नदी है। फिर लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी के बारे में हमने बात किया कि ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, माही नदी, गुजरात में बहती है मुख्यतः भारत में। और विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कॉन्गो या जायर नदी है। और मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी, तो लिम्पोपो नदी है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जो जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, तो एकमात्र महाद्वीप है। अब आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की प्रमुख झीलें। प्रमुख झीलों में ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट घाटी या अफ्रीका की रिफ्ट या भ्रंश घाटी, ग्रेट रिफ्ट घाटी, कुछ भी कहिए, नाम एक ही जैसे हैं, मिलते जुलते। और अब विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट या भ्रंश घाटी है, 5000 मीटर से भी अधिक लंबी है, तो सोच लीजिए कितनी लंबी है। और विस्तार इसका जो दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम देखेंगे तो दक्षिण में जाम्बिया से स्टार्ट होता, मालावी झील से, तंजानिया झील से, मलावी से होते हुए तंजानिया, केन्या, इथियोपिया, लाल सागर तक आता है। लाल सागर से भी ऊपर तक जाता है ये। और लाल सागर से ऊपर तक आते आते लेबनान एक देश पड़ता है इजराइल के पास में, वहाँ बेकुआ घाटी है। तो बेकुआ घाटी या बेका वैली तक इसका विस्तार है। तो इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि सबसे जो है लंबी भ्रंश घाटी है विश्व की पूरे, और ये बेका घाटी ध्यान रखिएगा लेबनान तक इसका विस्तार है। फिर आते हैं ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है, ये अपसारी प्लेट सीमांत का उदाहरण है। तो हमेशा ध्यान रखिए अपसारी प्लेट सीमांत, अभिसारी प्लेट सीमांत पर जो नवीन वलित पर्वत बनते हैं, अभिसारी प्लेट सीमांत पर नवीन वलित पर्वत बनते हैं, अपसारी प्लेट सीमांत पर ग्रेट जो है रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ग्रेट रिफ्ट घाटी अपसारी प्लेट सीमांत का उदाहरण है। अफ्रीका, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो भ्रंशन की प्रक्रिया हुई है उसकी वजह से। और यह जो क्षेत्र है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट घाटी का, समय के साथ में जो है अलग हो जाएगा। अफ्रीका का एक पार्ट जो है पूर्वी भाग अलग हो जाएगा, क्योंकि जो है अपसारी प्लेट सीमांत एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो दूर जाने की वजह से जो प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं, और इस वजह से जो है यहाँ पे भ्रंशन की प्रक्रिया होती है। भ्रंशन में दूर जाने की वजह से जो एक टाइम आएगा जब ये पार्ट जो है अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो जाएगा। और जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति का केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। अफ्रीका की झीलें जो ग्रेट रिफ्ट घाटी में स्थित हैं, तो जो है मलावी झील है जिसको न्यासा झील बोलते हैं, तंगानिका झील इसी का भाग है, कीवू झील है, एडवर्ड झील है, एल्बर्ट झील है, तुर्काना झील है। ये महत्वपूर्ण झीलें हैं जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट घाटी का भाग है। और इसमें ध्यान रखिएगा ताना झील पार्ट नहीं है, साथ में जो है हमने विक्टोरिया झील देखा था, तो विक्टोरिया झील भी इसका पार्ट नहीं है। तो विक्टोरिया ताना जो है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट घाटी का भाग नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये भाग है मलावी झील, तंगानिका, कीवू, एडवर्ड, एल्बर्ट, तुर्काना, ये पार्ट है जो कि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट घाटी का भाग है। अब आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया झील की बात करें तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ध्यान रखिएगा नंबर 1 पे कौन था, तो नंबर 1 पे था ताजे पानी की या मीठे पानी की झील कौन सी थी, तो सुपीरियर झील थी। दूसरे स्थान पर विक्टोरिया झील है। और विषुवत रेखा जो है विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है, ये भी खास बात है। और विक्टोरिया झील जो 3 देशों के मध्य स्थित है, केन्या, युगांडा, तंजानिया, कुट करके याद कर सकते हैं, KUT, केन्या, युगांडा, तंजानिया। स्वेज नहर की बात करें तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, फिगर में भी हमने देखा था। 1869 में बनकर तैयार हुआ था। यूरोप और भारत के मध्य 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई थी। अफ्रीका का सींग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको बोलते हैं, तो इसको जो है सोमाली प्रायद्वीप भी बोलते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी विस्तार है। इसमें 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया। परीक्षा में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। अब ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जहाँ से विषुवत रेखा भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। गैबोन, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये महत्वपूर्ण देश है जहाँ से 0 डिग्री या विषुवत रेखाक्षांश जो है गुजरता है।
अफ्रीका महाद्वीप से। अब आते हैं, अब यहाँ पे आपको जो है यूरोप महाद्वीप के बारे में देखते हैं। यूरोप महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में आल्प्स पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला की बात करें तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये जो है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। तो अभी तक हमने 4 उदाहरण देख लिए हैं नवीन वलित पर्वत के। पहला था रॉकीज़, दूसरा था एंडीज़, तीसरा था एटलस और चौथा हो गया आल्प्स। तो ये उदाहरण है नवीन वलित पर्वत के। आल्प्स पर्वत श्रृंखला, इतना आपको ध्यान रखना है कि यूरोप की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। और सबसे ऊंची चोटी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बाकी इसके अलावा बीच वाला छोड़ दीजिएगा सब। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट ब्लॉन्क। तो ध्यान रखिएगा माउंट ब्लॉन्क या माउंट ब्लॉन्क 4808 मीटर है, माउंट ब्लॉन्क या माउंट ब्लॉन्क, और ये सबसे ऊंची चोटी है आल्प्स पर्वत श्रृंखला की। अब आपसे जो है एक सवाल पूछा जाता है पिरेनीज या पायरेनीज श्रेणी, तो ये स्पेन और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है। तो ध्यान रखिएगा स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सी श्रेणी सीमा बनाती है तो पिरेनीज श्रेणी सीमा बनाती है, ध्यान रखिएगा। फिर आर्डेनीज़ है। आर्डेनीज़ की खास बात क्या है, फ्रांस को जर्मनी से अलग करती है। फ्रांस को ये श्रेणी जो है फ्रांस को जर्मनी से अलग करती है। फिर इटली में स्थित कुछ ज्वालामुखी पर्वत हैं जैसे वेसुवियस, माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखिएगा, तो इटली में स्थित 3 महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत हैं, माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, माउंट स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन बोलते हैं। यहाँ पे जब यात्री पहले पहुँचते थे तो इतना ज़्यादा इसमें लावा निकलता रहता था, इससे रोशनी रहती थी, लोगों को बहुत आसानी होती थी कि हाँ मेडिटेरेनियन सी में पहुँच गए हैं, तो इसलिए लाइट हाउस बोला जाता है, इसको बिजली घर बोला जाता है मेडिटेरेनियन सी का, भूमध्य सागर का। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको यूराल पर्वत श्रृंखला दिख रही है, यूराल पर्वत श्रृंखला। और यूराल पर्वत श्रृंखला की खास बात क्या है तो यूराल पर्वत श्रृंखला ये प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है, प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है, प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तो विश्व में अगर हम देखा जाए तो 3 प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं, नोट कर लीजिए। प्राचीन वलित पर्वत 3 है, प्राचीन वलित पर्वत 3 है। पहला भारत में अरावली है, प्राचीन वलित पर्वत का प्राचीनतम वलित पर्वत में माना जाता है, अरावली है, देन यूराल है और देन अपलेशियन है। ये 3 याद रखिएगा, पिछली बार अरावली और अपलेशियन दिया था, इस बार हो सकता है यूराल दे दे। तो अरावली, यूराल पर्वत और अपलेशियन पर्वत, ये तीनों प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। फिर आते हैं, और यूराल पर्वत की खास बात क्या है तो यूराल पर्वत जो है ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो इधर एशिया है और इधर यूरोप है, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे, ये पूरा पार्ट है, ये पूरा रसिया का पार्ट है। तो रसिया का जो पश्चिमी भाग है, तो ध्यान रखिएगा रसिया का जो पश्चिमी भाग है वो यूरोप महाद्वीप का भाग है, यूरोप महाद्वीप का भाग है, यूरोप महाद्वीप का भाग है। और जो पूर्वी भाग है वो एशिया महाद्वीप का भाग है, तो ध्यान रखिएगा। और जो है इस प्रकार एशिया और यूरोप को कौन श्रेणी अलग करती है तो जो है यूराल पर्वत श्रेणी अलग करती है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा में कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया। यहाँ पे आल्प्स पर्वत श्रेणी देख पा रहे हैं आप, आल्प्स पर्वत श्रेणी देख पा रहे हैं, महत्वपूर्ण है। पिरेनीज यहाँ पे है, पिरेनीज जो है स्पेन, इधर स्पेन है, ऊपर फ्रांस है, तो स्पेन और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यूरोप और एशिया के मध्य पर्वत श्रृंखला है। तो रूस का वह भाग जो यूराल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में यूरोप में स्थित है। तो यूराल पर्वत श्रेणी के जब पश्चिम में आते हैं तो यूरोप में आ जाते हैं हम, यूरोप का भाग है वो। और रूस का वह भाग जो यूराल पर्वत श्रेणी के पूर्व में स्थित है वो एशिया महाद्वीप का भाग है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और रूस और तुर्की 2 ऐसे देश हैं जो एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों के भाग हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर यूराल पर्वत तो प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अब अलग, और ये किसको अलग करती है तो भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करती है यूराल पर्वत श्रेणी। और सबसे ऊंची चोटी यूराल पर्वत श्रेणी की नरोदान्या है, तो ध्यान रखिएगा नरोदान्या 1894 मीटर सबसे ऊंची चोटी है यूराल पर्वत की। फिर काकेशस पर्वतमाला है, तो यूरोप और एशिया की सीमा पर ये भी स्थित है। जैसे यूराल पर्वत स्थित है वैसे यूरोप और एशिया की सीमा पर काकेशस पर्वतमाला स्थित है। और यहाँ पे जो है एल्ब्रुस चोटी है, माउंट एल्ब्रुस, और माउंट एल्ब्रुस जो है काकेशस की सबसे ऊंची चोटी, साथ में यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट एल्ब्रुस 5642 मीटर है। और माउंट ब्लैंक आपने देखा था जो आल्प्स का था सबसे ऊंचे चोटा था, ऊंची चोटी थी माउंट ब्लॉन्क,
तो माउंट ब्लॉन्क का आपने देखा था जो 4808 ही मीटर था केवल, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यूरोप की महत्वपूर्ण नदियाँ, तो वोल्गा नदी महत्वपूर्ण है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो ध्यान रखिएगा यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो वोल्गा नदी है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डेन्यूब नदी है, तो डेन्यूब नदी बहुत महत्वपूर्ण है और ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, काला सागर में गिरती है। डेन्यूब विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो सर्वाधिक 10 देशों से होकर गुजरती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया परीक्षा में कि कौन सी नदी 10 देशों से होकर गुजरती है, तो डेन्यूब नदी विश्व की एकमात्र नदी जो सर्वाधिक 10 देशों से होकर गुजरती है। फिर राइन नदी, राइन नदी की बात करें तो आल्प्स में निकलती है और ये उत्तर सागर नॉर्थ सी में ऊपर की तरफ जाती है। ब्रंस घाटी में बहने वाली नदी है, तो राइन नदी ब्रंस घाटी में बहने वाली नदी है, फ्रांस और जर्मनी को अलग करती है, सीमा बनाती है। फिर उसके बाद सीन नदी है, तो पेरिस जो है सीन नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया कि कौन जो है सीन नदी पर कौन सा शहर स्थित है, पेरिस शहर, फ्रांस का पेरिस शहर सीन नदी पर स्थित है। थेम्स पर लंदन स्थित है, ध्यान रखिएगा थेम्स नदी पर लंदन स्थित है। फिर स्कैंडिनेवियन पर्वत है, आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जिनेवा झील, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो जिनेवा झील भी स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पर, ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में आप ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को जो कुछ प्रदेशों में बांटा गया है, उन प्रदेशों को किन नामों से जाना जाता है, तो क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, ध्यान रखिएगा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी प्रदेश। तो ये ध्यान रखिएगा क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, ये विक्टोरिया हो गया, तो न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी प्रदेश, क्वींसलैंड। तो 6 भागों में 6 प्रदेशों में ऑस्ट्रेलिया को बांटा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया को समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो ओशियानिया महाद्वीप का भाग है, ये सब आपको नहीं ध्यान रखना कितने देश है क्या है, ये सब आपसे नहीं पूछेगा, बस ध्यान रखिएगा कि प्रशांत महासागर में जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं उन सबको मिलाकर ओशियानिया महाद्वीप बोला जाता है और ऑस्ट्रेलिया सबसे प्रमुख देश है और ऑस्ट्रेलिया को भी महाद्वीप बोला जाता है कई बार, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आपसे बीपीएससी तैयारी में प्रश्न पूछा गया था कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, आंसर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, गिब्सन मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, बृहत विक्टोरिया मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तनामी मरुस्थल महत्वपूर्ण है, सिम्पसन मरुस्थल है, ये भी महत्वपूर्ण है, स्टर्ट स्टोनी। तो ये आपको इतने मरुस्थल के नाम याद होने चाहिए, सारे के सारे कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट सैंडी, गिब्सन मरुस्थल, बृहत विक्टोरिया मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, स्टर्ट स्टोनी मरुस्थल और तनामी मरुस्थल, ये मरुस्थल सारे कहाँ पे स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके अलावा हम बात करें तो नलरबोर का मैदान, नलरबोर का मैदान भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित। इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ऑस्ट्रेलिया में पर्वत श्रेणी जिसको हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत बोलते हैं, और यहीं से जो है मरे डार्लिंग नदी की उत्पत्ति होती है, मरे डार्लिंग नदी की उत्पत्ति होती है, तो ध्यान रखिएगा ये मरे डार्लिंग नदी है जिसकी उत्पत्ति भी यहीं से होती है। और इसके अलावा हम बात करें बृहत बैरियर भित्ति, आपसे पूछा गया ग्रेट बैरियर रिफ्ट पूछा गया है, तो बृहत बैरियर भित्ति जो है या ग्रेट बैरियर रिफ्ट कहाँ पे स्थित है, तो जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में कोरल सागर पड़ता है, कोरल सागर में स्थित है, महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। तो बृहत सागर महत्वपूर्ण आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको जो है दिया गया है माउंट कोस्कुस्को करके है, तो ये सबसे ऊंची चोटी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। अब यहाँ पे ओशियाना महाद्वीप में जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया भी आएगा तो भी एक ही बात है, चाहे ऑस्ट्रेलिया बोले चाहे ओशियानिया बोले बात एक ही है। और सबसे ऊंची चोटी बात करें ओशियाना महाद्वीप की, तो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया का कुछ पार्ट जो है ओशियाना महाद्वीप का भी पार्ट है, तो ये पुंचक जया है जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। तो इंडोनेशिया की सबसे ऊंची चोटी पुंचक जया, इसके लिए आपको नहीं याद रखना, इससे यहाँ नहीं पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी आपको ध्यान रखना कि ओशियाना महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, पुंचक जया इंडोनेशिया की सबसे ऊँची चोटी है। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊँची चोटी का नाम है माउंट कोस्कुस्को, 2230 मीटर है। फिर न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कुक, 3754 मीटर, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और दक्षिणी आल्प्स, सदर्न आल्प्स कहाँ पे स्थित है, तो न्यूजीलैंड में पर्वत श्रेणी है, तो न्यूजीलैंड में जो पर्वत श्रेणी स्थित है उसको हम दक्षिणी आल्प्स बोलते हैं, सदर्न आल्प्स बोलते हैं। तो आल्प्स नाम से आप कन्फ्यूज मत होइएगा, आल्प्स, आल्पस या आल्प्स जो है स्थित है यूरोप महाद्वीप में, लेकिन दक्षिणी आल्प्स या दक्षिण आल्प्स न्यूजीलैंड में स्थित है, तो ये फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी वो कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है।
इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया 6 राज्यों में बटा हुआ है उनकी राजधानी देख लेते हैं। तो क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल्स का सिडनी है, विक्टोरिया का मेलबर्न है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पर्थ है, उत्तरी प्रदेश का डार्विन है। इसको आप शॉर्ट में करेंगे तो BSc MA PhD आ जाएगा, BSm में PhD आ जाएगा, ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्वींसलैंड है, तो क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन हो गया, फिर जो है न्यू साउथ वेल्स का जो है सिडनी हो गया, न्यू साउथ वेल्स का सिडनी हो गया, फिर विक्टोरिया का जो है मेलबर्न यहाँ पे है, विक्टोरिया का मेलबर्न हो गया, फिर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड हो गया, फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का बात करें, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, पर्थ यहाँ पे स्थित है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पर्थ हो गया, और यहाँ पे डार्विन है तो ये उत्तरी प्रदेश का डार्विन है। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है मैच करने के लिए, तो याद कर लीजिएगा इसको। ऑस्ट्रेलिया को जो है ऑस्ट्रेलिया 6 राज्यों में बटा है, उन 6 राज्यों की राजधानी आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल्स का सिडनी है, विक्टोरिया का मेलबर्न है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पर्थ है, उत्तरी प्रदेश का डार्विन है। और अगर आपको जो है आप इसके लिए जो है वर्ल्ड का मैप आता है, वर्ल्ड का मैप जरूर ले लें, वर्ल्ड का मैप आता है फिजिकल पॉलिटिकल का ले लें, दीवार पे लगा ले, रोज़ देखते रहें, मार्क कर लें जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसके अलावा इंडिया का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप ले लें, वहाँ से आपको चीज़ों को समझने में बहुत आसानी रहेगी। हमने लाइव क्लासेस में भी इनके बारे में बताया है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हो, याद करने में दिक्कत हो, वर्ल्ड मैप खरीद लें, 20-30 रुपये का आता है एक, दीवार में ला के चिपका लें, और इंडिया का मैप भी चिपका लें। फिजिकल मैप सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पहाड़ पर्वत सब कुछ दिया रहता है, नदी वगैरह सब कुछ दिया रहता है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, महान विभाजक पर्वतमाला भी बोलते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। माउंट कोजियोस्को सबसे ऊंची चोटी है, और डार्लिंग नदी भी यहीं से निकलती है। फिर है बृहत बैरियर भित्ति ग्रेट बैरियर रिफ्ट, तो यहाँ भी जो है क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी तट पे समानांतर बनी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार कौन सी है, सबसे बड़ी कोरल रीफ कौन सी है, तो बृहत बैरियर भित्ति है, और लंबाई इसकी 2300 किलोमीटर है, अंतरिक्ष से भी दिखती है ये, और जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। और विश्व के 1/3 जो से अधिक प्रमाल भित्तियाँ वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के क्षेत्रों में स्थित है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल तो तनामी है, ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, बृहद विक्टोरिया है, स्टर्ट स्टोनी है, सिम्पसन है। ग्रेट सैंडी पूछा था, कुछ और भी पूछा जा सकता, तो याद रखिएगा सभी के सभी। फिर किम्बरले पठार कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नल्लरबोर का मैदान ये जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, बस इतना आपको याद रखना है। फिर है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें, तो प्रमुख झील में डिसअपॉइंटमेंट झील महत्वपूर्ण है, पूछा गया कई बार परीक्षा में, तो डिसअपॉइंटमेंट झील ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है और भी झीलें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, बस आप डिसअपॉइंटमेंट झील याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। मरे नदी की बात करें तो मरे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, तो प्रश्न अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मरे नदी है। मोहाना दक्षिणी महासागर है, और मुख्य सहायक नदी इसकी डार्लिंग नदी है, तो ध्यान रखिएगा मुख्य सहायक नदी इसकी डार्लिंग नदी है। कैंटरबरी मैदान कहाँ पे स्थित है, तो कैंटरबरी घास का मैदान, कैंटरबरी समशीतोष्ण घास का मैदान न्यूजीलैंड में स्थित है, ये भी आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। जैसे बेल्ट अभी छूट गया था, तो बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित समशीतोष्ण घास का मैदान है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक सवाना भी पड़ता है, सवाना, तो सवाना की खास बात क्या थी, तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान था, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान था, अफ्रीका में स्थित है, पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप जो है न्यूजीलैंड के बारे में देख सकते हैं, तो माउंट कुक सबसे ऊंची चोटी है, माउंट कुक पूरे न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। वेलिंगटन राजधानी है न्यूजीलैंड की। इसके अलावा बात करें तो उत्तरी आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड में बटा हुआ है, जैसे दक्षिण द्वीप है, उत्तर द्वीप और दक्षिण द्वीप में बटा हुआ है। और कुक जल संधि के माध्यम से ये अलग होता है, तो कुक जल संधि अलग करती है उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा माउंट कुक सबसे ऊंची चोटी है न्यूजीलैंड की, इतना आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं जो है अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। अंटार्कटिक महाद्वीप की बात करें, अंटार्कटिक महाद्वीप में जो सबसे ऊंची चोटी है, पहला सवाल है कि अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो माउंट विंसन मैसिफ महत्वपूर्ण है, तो माउंट विंसन मैसिफ जो है अंटार्कटिक की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सिडली पॉइंट भी है, महत्वपूर्ण है, जो कि अंटार्कटिक में स्थित है।
आपसे प्रश्न पूछा जाता है अंटार्कटिक में भारत के अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, तो दक्षिण गंगोत्री स्टेशन भारत का पहला जो है अनुसंधान केंद्र था, जो 1984 में स्टार्ट हुआ था। अस्थायी स्टेशन था जो 1990 में बंद कर दिया गया था, बर्फ़ में ढक गया, भारत का पहला था। तो भारत का पहला अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिक महाद्वीप में कौन सा था, तो दक्षिण गंगोत्री स्टेशन। फिर दूसरा कौन सा था, तो मैत्री अनुसंधान केंद्र। अंटार्कटिक में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र 1989 में बनाया गया था, जब दक्षिण गंगोत्री बर्फ़ से ढका जा रहा था, जब वो मतलब चलायमान नहीं हो सकता था, ऑपरेशन नहीं हो सकता था, तब इसको बना लिया गया था 1989 में। फिर भारतीय अनुसंधान केंद्र लेटेस्ट है, तीसरा अनुसंधान केंद्र है जो 2012 में बनाया गया। और वर्तमान में मैत्री और भारती कार्यरत है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया, तो मैत्री और भारती कार्यरत है, जबकि बर्फ़ में दबने के कारण दक्षिण गंगोत्री को सप्लाई बेस के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो इस समय वर्तमान में 2 ही हैं। अंटार्कटिक की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिफ, ये आपको ध्यान रखना। अंटार्कटिक का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो सिडली पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा सिडली पॉइंट या माउंट सिडली जो है अंटार्कटिक महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट एरोबस की खास बात क्या है, तो माउंट एरोबस जो है अंटार्कटिक का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, विश्व का दक्षिण में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे दक्षिणतम जो है ज्वालामुखी विश्व का कौन सा है, तो माउंट एरोबस। तो माउंट एरोबस जो है ये विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर आगे बढ़ते हैं, एशिया महाद्वीप पे आते हैं। तो एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो ध्यान रखिएगा। और एशिया की जो सीमाएं हैं पश्चिमी यूरोप से मिलती हैं, एशिया की सीमाएं पश्चिमी यूरोप से मिलती हैं। यूराल सागर हमने देखा था, यूराल पर्वत देखा था, ये जो है ये यूराल पर्वत श्रेणी है, यूराल पर्वत श्रेणी है। और यूराल पर्वत श्रेणी जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। और ये पूरा रूस का भाग है, रूस का पश्चिमी भाग यूरोप का भाग है, और रूस का जो यूराल पर्वत के पूर्वी भाग है वो एशिया में आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एशिया महाद्वीप का भौगोलिक विभाजन करेंगे जब हम, तो यहाँ पे हम मध्य एशिया के बारे में हमने सुना है, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया। भारत दक्षिण एशिया का भाग है, तो ध्यान रखिएगा भारत जो है दक्षिण एशिया का भाग है, भारत दक्षिण एशिया का भाग है। पश्चिम एशिया में जो है पश्चिम के देश जो क्या नाम है अरब कंट्री के देश आते हैं वो पश्चिमी एशिया में आते हैं। पूर्वी एशिया में जापान चाइना वगैरह आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया ये सब देश आते हैं, म्यांमार इंडोनेशिया ये सब देश आते हैं। तो जैसे ये मानचित्र है, यहाँ पे आप एक पॉइंट लीजिए, ऐसे डिवाइड कर दीजिए। जैसे हम दिशा का जब देखते हैं तो ये आपका जो है ये जो क्षेत्र है ये आपका मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया। तो छोटे छोटे देश हैं जो मध्य एशिया में आते हैं। पश्चिम एशिया की जब हम बात करेंगे, पश्चिम एशिया की तुर्की, बगदाद, इराक, सीरिया ये सब जो है देश, सऊदी अरबिया ये सब क्या किसके भाग हैं, तो पश्चिम एशिया के भाग हैं। फिर जो है उत्तरी एशिया में तो रसिया ही है एक तरफ से, और जब हम पूर्वी एशिया की बात करेंगे तो जापान हो जाएगा, साथ में चाइना हो जाएगा ये सब देश। और फिर जो है दक्षिण एशिया में देखेंगे तो दक्षिण एशिया में नीचे भारत है, तो दक्षिण एशिया में भारत जो है दक्षिण एशिया का भाग है। नेपाल भी दक्षिण एशिया का भाग है, श्रीलंका भी दक्षिण एशिया का भाग है, पाकिस्तान भी दक्षिण एशिया का भाग है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है थोड़ा फिगर जो है काफ़ी छोटा हो गया है। अब जब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है ये इसी को हम साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया बोलते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया में जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण देश आते हैं, तो जो है लाओस, वियतनाम, इधर मलेशिया हो गया, फिर ये जो पूरा इंडोनेशिया का क्षेत्र है, तो ये सब जो है दक्षिण पूर्व एशिया के भाग हैं। अब आते हैं टॉपिक पे वापस। ये आपका जो है पश्चिम एशिया के देश दिखाए गए हैं आपको, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इजराइल, सीरिया, ये सब आपके जो है पश्चिम एशिया के देश हैं, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे आप एक सवाल पूछा गया है कि पश्चिम एशिया के देश जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, तो उसको याद करने का तरीका सिल्ट नाम से, एस फॉर सीरिया, आई फॉर इजराइल, एल फॉर लेबनान, टी फॉर तुर्की। तो जो सीरिया, इजराइल, लेबनान, तुर्की है भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, याद कर लीजिए, इसको पूछा गया कई बार परीक्षा में। फिर है पश्चिम एशिया के देश जो लाल सागर के तट पर स्थित है, सऊदी अरब, यमन, इजराइल, जॉर्डन। उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
पश्चिम एशिया की पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो पश्चिम एशिया की पर्वत श्रेणियाँ में जो है जाग्रोस पर्वत महत्वपूर्ण है, ईरान में स्थित है, याद रखिएगा। जाग्रोस और एल्ब्रुज जो है ये स्थित है, और यहीं पे जो है एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी भी ईरान में स्थित है। और माउंट दमावंद, तो माउंट दमावंद ईरान का जो है ईरान में स्थित है, 5604 मीटर का है और पश्चिम एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो पश्चिम एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट दमावंद। और एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है। तो आपसे प्रश्न पूछे एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो माउंट दमावंद। और पश्चिम एशिया की सबसे ऊंची चोटी भी है और एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है। कहाँ पे स्थित है? तो ईरान में स्थित है। तो एल्ब्रुज और जाग्रोस एक बार देख लेते हैं। तो ये जो है जाग्रोस पर्वत हो गया, ये एल्ब्रुज हो गया और ये माउंट दमावंद हो गया। तो लोकेशन आप देख पा रहे हैं दमावंद पर्वत। तो ये जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है एशिया का, और साथ में पश्चिम एशिया की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो एल्ब्रुज पर्वत, और ये दोनों कहाँ पे स्थित है? ईरान में स्थित है, जाग्रोस का पठार। इसके अलावा पॉन्टीन पर्वत है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मृत सागर की बात करें तो मृत सागर डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। विश्व की सबसे निचली झील है, यानी सबसे नीचे पॉइंट पर स्थित है। विश्व की सबसे गहरी अति लवणीय झील भी है, तो सबसे ज़्यादा लवणीय झील भी है मृत सागर डेड सी। और इस झील का घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें आसानी से हम तैर सकते हैं। आप वहाँ से भी जाकर तैयारी कर सकते हैं बीपीएससी की। तो मृत सागर जो है सबसे ज़्यादा सबसे गहरी अति लवणीय झील है। तो वहाँ पर जो है नमक की वजह से घनत्व इतना ज़्यादा है कि आराम से कोई भी तैर सकता है, डूबेगा नहीं कोई भी। तो मृत सागर हो गया। फिर है पश्चिम एशिया के मरुस्थल, तो रूबल खली महत्वपूर्ण है। रूबल खली सऊदी अरब में स्थित है। दस्ते काबिर और दस्ते लुट ईरान में स्थित है, महत्वपूर्ण है ये। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो रूबल खली हो गया। फिर जो है दस्ते काबिर और दस्ते लुट, तो रूबल खली जो ये सऊदी अरेबिया में स्थित है। दस्ते लुट और दस्ते काबिर, दस्ते लुट और दस्ते काबिर ये ईरान में स्थित हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। पश्चिम एशिया की नदियाँ, तो टिग्रिस और फुरात, तो टिग्रिस और यूफ्रेट्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो टिग्रिस और यूफ्राट्स ये दोनों नदियाँ मिलकर मेसोपोटामिया का मैदान का निर्माण करती हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा, बहुत पुरानी सभ्यता थी। तो जो पुरानी सभ्यता थी, सबसे पुरानी सभ्यता में से एक मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो यह जो है टिग्रिस और फुरात नदी के तट पर स्थित थी। जैसे हम जो है इंडस नदी के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो वैसे ही यहाँ पे मेसोपोटामिया का मैदान है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो टिग्रिस और फुरात नदी के किनारे बसी हुई थी प्राचीन काल में। टिग्रिस या टाइग्रिस नदी को जो है दजला नदी भी कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, टिग्रिस जो है, टिग्रिस नदी कुराना नामक स्थान पर फुरात नदी से मिलती है। और फुरात नदी जो है ये फारस की खाड़ी में गिरती है, पर्शियन गल्फ में गिरती है। तो कहाँ गिरती है? पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी में। अब आते हैं, ये आपका जो है सेंट्रल एशिया के कुछ देश दिख रहे हैं, मध्य एशिया के कुछ देश दिख रहे हैं। जैसे कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और यहाँ पे कुछ भाग जो है, कुछ भाग अफगानिस्तान का भी स्थित है। ये मजार शरीफ है। मजार शरीफ आपसे यूपीएससी में पूछा गया था कि मजार शरीफ किस देश में स्थित है, तो अफगानिस्तान में स्थित है। और मजार शरीफ जो है सेंट्रल एशिया का भाग माना जाता है। अब कजाकिस्तान में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है अराल सागर स्थित है, अराल सागर। और अराल सागर महत्वपूर्ण है। अराल सागर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जो मानव गतिविधियों के कारण काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ गया है, इसमें पानी बहुत कम हो गया है। और इसमें बात करें अराल सागर में, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। तो आपसे प्रश्न पूछे अराल सागर कहाँ स्थित है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। इसके अलावा कजाकिस्तान में बाल्कस झील स्थित है। तो बाल्कस झील आपसे पूछा जाता है, तो कजाकिस्तान देश में स्थित है, महत्वपूर्ण है ये। आगे बढ़ते हैं। कैस्पियन सागर की बात करें, कैस्पियन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इतनी बड़ी झील है कि इसको सागर बोला जाता है। तो कैस्पियन झील की बात करें या कैस्पियन सागर की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। और ध्यान रखिएगा बहुत बड़ी झील है, तो इसलिए इसको हम सागर बोल देते हैं, बाकी वैसे कोई सागर नहीं है ये। तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर की अवस्थिति यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैस्पियन सागर। आगे बढ़ते हैं। अराल सागर, तो अराल सागर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। 10% ही बचा है इसका जितना था पहले। फिर आगे बढ़ते हैं। बाल्कस झील तो कजाकिस्तान में स्थित है। अब जो है उत्तरी एशिया में रसिया आता है। तो उत्तरी एशिया में रसिया कोई बहुत खास नहीं है, बस आपका स्टेपीज घास का मैदान आपने पढ़ा होगा। तो स्टेपीज घास का मैदान समशीतोष्ण घास का मैदान है जो यूरेशिया रशिया में पाया जाता है।
फिर बैकाल झील महत्वपूर्ण है, तो बैकाल झील जो है रूस में स्थित है, विश्व की प्राचीनतम एवं सबसे गहरी झील है। अगर आपसे प्रश्न पूछे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है। और विश्व की आयतन के हिसाब से ध्यान रखिएगा, विश्व की आयतन के अनुसार से सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो सबसे बड़े ताजे पानी की झील आयतन के हिसाब से जो है ये आयतन के हिसाब से, और सुपीरियर झील क्षेत्रफल के हिसाब से थी, तो ध्यान रखिएगा सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील थी क्षेत्रफल के हिसाब से, और ये आयतन के हिसाब से है फर्क होता है दोनों में। तो सुपीरियर झील क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील है, और बैकाल झील जो ये आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और सबसे गहरी झील भी है, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील भी है। विश्व की सबसे लंबी झील तंगानिका झील है, जो हमने अफ्रीका महाद्वीप में देखा था, तो तंगानिका झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, सबसे बड़ी झील है। और यहाँ पे जो है बैकाल झील यहाँ पे आपको दिख रहा है, बैकाल झील दिख रहा है। इसके अलावा एक आमूर नदी है, आमूर नदी की खास बात क्या है, तो आमूर नदी जो चाइना और रसिया के बीच में सीमा बनाती है। तो रूस और चाइना के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो आमूर नदी सीमा बनाती है। फिर आगे बढ़ते हैं लीना नदी। तो लीना नदी की खास बात क्या है, तो रूस की सबसे लंबी नदी है। लीना नदी रूस की सबसे लंबी नदी है, आर्कटिक महासागर में गिरती है। आमूर नदी की खास बात क्या है, तो रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी एशिया है। तो पूर्वी एशिया में जो है तकला मकान मरुस्थल, ध्यान रखिएगा, जैसे चाइना में है तो तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे, तो चीन में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न आपसे परीक्षा में, तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो चीन और मंगोलिया में। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। तो गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो चीन और मंगोलिया में। वहाँ आपको ऑप्शन एक ही दिया गया था, तो चीन और मंगोलिया दोनों में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत और चीन के मध्य स्थित है। कैलाश पर्वत श्रेणी चीन में स्थित है। चीन का विशाल मैदान, तो चीन का विशाल मैदान आपसे कई बार पूछा गया है, तो ह्वांगहो और यांगसी नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो ह्वांगहो और यांगसी नदियों के द्वारा निर्माण किया गया चीन के विशाल मैदान का, ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना को। ह्वांगहो नदी को चीन का शोक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, चीन का शोक किसे कहते हैं, ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। और यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगसी नदी, यांगजी भी बोलते हैं इसको। तो यांगजी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नील नदी सबसे पहले स्थान पर 6650 किलोमीटर लंबी है। अमेजन नदी 6400 किलोमीटर लंबी है लगभग, और थोड़ा बहुत उसमें आपसे कोई लंबाई नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिए, उससे कन्फ्यूज ना हो। और यांगजी नदी लगभग 6300 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, 3 सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ लंबाई में आपके सामने हैं। और ये आपका चीन का विशाल मैदान है। तो यहाँ पे ह्वांगहो नदी है और साथ में यांगसी नदी है। तो ह्वांगहो नदी और यांगसी नदी के बीच में स्थित है चीन का विशाल मैदान। आगे बढ़ते हैं, ह्वांगहो नदी चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और यह पीली नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो पीली नदी के नाम से जानी जाती है। साथ में लोएस, आपसे ये भी प्रश्न टीआरई में पूछा गया था, तो लोएस निक्षेप के लिए भी जानी जाती है। तो लोएस निक्षेप के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, तो ह्वांगहो नदी जानी जाती है। पीली नदी भी कहते हैं इसको। 38 पैरेलल लाइन क्या है, 38 समानांतर रेखा क्या है, तो 38 समानांतर रेखा उत्तर कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करता है। एक अक्षांशीय रेखा है जो लगभग 38 समानांतर से 38 अक्षांशीय रेखा, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो लगभग उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। तो इसलिए इसको जो 38 समानांतर रेखा बोलते हैं। जैसे 49 समानांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा को अलग कर रही थी। फिर जापान के बारे में बात करें तो जापान जो है द्वीपीय देश है, द्वीप है, आइलैंड है, एक प्रशांत रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र में स्थित है जहाँ पे तगड़े ज्वालामुखी आते हैं। और जापान के द्वीप आपको ध्यान रखना उत्तर से दक्षिण पूछा जा सकता है। तो होकाइडो द्वीप सबसे उत्तर में है और क्यूशो द्वीप सबसे दक्षिण में है। तो ध्यान रखिएगा, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशो द्वीप। और माउंट फ्यूजी जो है जापान की सबसे ऊँची चोटी है, माउंट फ्यूजी जापान की सबसे ऊँची चोटी है। कांटो मैदान, ये आपसे यूपी पीसीएस में पूछा गया था। कांटो मैदान जापान का सबसे बड़ा मैदान है जो मध्य होन्शु में स्थित है। फिर दक्षिण पूर्व एशिया, तो मुख्य भूमि, तो दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया वगैरह। फिर समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया जो समुद्र मतलब जो आपके ये तो मेनलैंड दक्षिण पूर्व एशिया हो गया। मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया की हो गई, जो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम ये सब हो गए। इसके अलावा समुद्री में जो समुद्र में स्थित है, कहने का मतलब जो द्वीपीय देश हैं जैसे फिलीपींस, ब्रुनेई, पूर्व मलेशिया, तिमोर लेस्ते, सिंगापुर, इंडोनेशिया। इस तरीके से आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आपको समझने के लिए ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मुख्य भूमि में आता है, ये आपका मुख्य भूमि में आता है, और ये आपका समुद्र के बीच में स्थित तो तटीय में आते हैं, तो द्वीपीय देश में आते हैं। जैसे बोर्नियो है, ये पूरा इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया का ही पार्ट है सुमात्रा,
जावा, बाली, लोम्बोक, ये सब जो है इंडोनेशिया के पार्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व में सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है। 17,508 द्वीपों का देश है। यूपी पीसीएस में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है और ये 5 मुख्य द्वीपों से मिलकर बना है। कौन कौन से? सुमात्रा, जावा, कालीमंडन, सुलावेसी, लोम्बोक। तो ये 5 महत्वपूर्ण द्वीप हैं जिनसे मिलकर ये बना है। बाकी तो 17,000 कुछ हैं, वो सब आपको नहीं ध्यान रखना है। और इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश भी है। तो इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश भी है। द्वीपीय देश की बात कर रहे हैं। और ऐसे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड द्वीप है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीनलैंड द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और द्वीपीय देश पूछेगा तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के ज्वालामुखी पर्वत जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, तो क्राकाटोआ, ध्यान रखिएगा। तो क्राकातोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। इसके अलावा माउंट मेरापी याद रखिएगा, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये 2 महत्वपूर्ण याद रखिएगा। और इंडोनेशिया में लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया है परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सब आते हैं दक्षिण एशिया में। और भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बन गया, आपको पता हो गया होगा। फिर है दक्षिण एशिया, मुख्यतः जो है भारतीय प्रायद्वीप का क्षेत्र होता है। पाक जल संधि क्या है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, अरब सागर को बंगाल खाड़ी से जोड़ती है। इसको हम जो है जब आगे की क्लास में जो है भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ इन सब चीज़ों को देखेंगे डिटेल में। और बात करें मालदीव और इंडोनेशिया, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर स्थित देश हैं। तो एशिया में जो है 2 ही देश स्थित हैं विषुवत रेखा पे। कौन कौन से? एक इंडोनेशिया देश और एक मालदीव देश। और इंडोनेशिया के द्वीप हैं सुमात्रा, जावा, बाली, ये सब जो है इंडोनेशिया के ही जो है पार्ट हैं। तो मालदीव और इंडोनेशिया विषुवत रेखा पर स्थित देश है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। मैप आप देख सकते हैं, ये जो है पाक जल संधि है, पाक जल संधि है। और पाक जल संधि जो है अलग करता है किसको? इधर श्रीलंका को, इधर भारत को। अब आते हैं, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके सामने जो है सभी पर्वतों को हम एक साथ ले आए हैं। जैसे रॉकीज पर्वत है, तो रॉकीज पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अपलेशियन पर्वत, एप्लेशियन यूएसए में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, एप्लेशियन प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। रॉकी और एंडीज नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। एक नोट बना लीजिएगा, वहाँ पे लिख लीजिएगा जो हमने अभी भी बताया। एटलस भी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। आल्पस भी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका देश है। तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पे फिर जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये कहाँ पे स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके अलावा बात करें अराकान यूमा, तो अराकान यूमा के बारे में जानिए। अराकान यूमा क्या है? तो अराकान यूमा जो है हिमालय का विस्तार है, हिमालय का विस्तार है म्यांमार में। तो हिमालय का विस्तार जो म्यांमार में गया है उसको हम अराकान यूमा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है काराकोरम वगैरह के बारे में हम आगे की क्लास में देखेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे यूराल पर्वत देख रहे हैं। यूराल पर्वत की खास बात क्या है कि इसमें एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। तो रसिया का ये भाग है, रसिया का यूराल पर्वत के जो पश्चिम वाला भाग है रसिया का, रूस का, वो पूरा यूरोप महाद्वीप का भाग है। इसके अलावा यूराल पर्वत का जो पूर्वी भाग है वो एशिया महाद्वीप, ये पूरा एशिया महाद्वीप का भाग है। ये पूरा एशिया महाद्वीप का भाग है, ये पूरा एशिया महाद्वीप का भाग है। और ये पूरा आपका यूरोप महाद्वीप का भाग है। तो महत्वपूर्ण पर्वत आपने देख लिए हैं। यूराल पर्वत है, आपको ध्यान रखना है, प्राचीन वलित पर्वत है। भारत में अरावली जो है ये प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। और अपलेशियन प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तो प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण 3 हो गए, अपलेशियन, यूराल और अरावली। इसके अलावा आपको रॉकीज़, एंडीज पर्वत, आल्पस, अटलस और भारत में हिमालय, ये सब जो है, हिमालय भी ध्यान रखिएगा नवीनतम वलित पर्वत है। हिमालय की खास बात क्या? नवीनतम वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत तो है ही, लेकिन उसमें भी नवीनतम है, सबसे नया है जो बना हुआ है सभी से मुकाबले में। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ झीलों के बारे में देख रहे हैं, तो कुछ झीलों के बारे में, झीलों को भी फिर से यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। तो ग्रेट स्लेप झील कनाडा में स्थित है। ग्रेट जो है विनिपेग झील, ये भी कनाडा में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सुपीरियर झील की बात करें, सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए के मध्य स्थित है। ह्यूरॉन झील, ये भी कनाडा और यूएसए के मध्य स्थित है। एरी झील, ये भी कनाडा और यूएसए के मध्य स्थित है। ओंटारियो झील भी कनाडा और यूएसए के मध्य स्थित है। मिशिगन झील पूरी की पूरी यूएसए में है।
तो ध्यान रखिएगा 5 झील के नाम SMHEO करके, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, जो है एरी और ओंटेरियो। अब आगे बढ़ते हैं। टिटिकाका झील की बात हमने आपसे की थी। टिटिकाका झील जो है पेरू और बोलीविया के मध्य स्थित है। अब यहाँ पे आते हैं तो मलावी झील, न्यासा झील जहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, फिर तंगानिका झील है जो विश्व की सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी झील है विश्व की। विक्टोरिया झील की खास बात क्या है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और साथ में यह जो है इक्वेटर पे भी स्थित है। स्वेज जल संधि के बारे में हमने क्या पढ़ा था। स्वेज जल संधि जो है इधर भूमध्य सागर को इधर लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये पनामा की खाड़ी है और ये पनामा नहर है। पनामा नहर ध्यान से देखिए, आपसे प्रश्न तैयारी में पूछा गया, तो पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है। तो पनामा नहर ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है और इधर जो है अटलांटिक महासागर का क्षेत्र। तो अगर हमें प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर जाना तो हमें किससे जाना पड़ेगा, पनामा नहर से। तो पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से या अंध महासागर से। पूछा गया प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है, तो अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है, भूमध्य सागर से। तो जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जलधाराओं पे। जलधाराओं से संबंधित आपसे प्रश्न बीपीएससी तैयारी में पूछा गया है, साथ में आपके जियोग्राफी मैपिंग में इनके बारे में दिया गया है। तो वहाँ पे चूंकि आपको क्लियर नहीं हो रहा था तो उसके बारे में हम देख लेते। इसके बाद हम स्थानीय पवनों को देखेंगे, जैसे इस बार 15 मार्च वाले पेपर में आपको चिनूक वगैरह पूछा गया था, तो उसके बारे में भी डिटेल में देख लेते हैं। थोड़ी से समय की क्लास और रह गई है बस शेष। अब आते हैं, पहला चीज़ आपको जो ध्यान रखना है, यहाँ पे जो लाल कलर से जो आपको धाराएं दिखाई गई हैं ये ठंडी जल धाराएं हैं। तो लाल कलर से जो दिखाई गई ठंडी जल धाराएं और जो नीले कलर से दिखाई गई गर्म जल धाराएं, तो इतना ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा। तो हम्बोल्ट जलधारा है, पेरू की जलधारा। तो आपसे प्रश्न पूछे हम्बोल्ट की जलधारा कहाँ पे बहती है, तो पेरू और चिली के तट पे। पेरू और चिली के तट पे, नीचे चिली कंट्री है और ऊपर पेरू है, तो इसको पेरू चिली करंट भी बोलते हैं। तो पेरू और चिली के पश्चिमी तट पर जो है हम्बोल्ट की जलधारा बहती है। और हम्बोल्ट जलधारा की खास बात क्या है, ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। एक लिस्ट बना लीजिएगा, हम जैसे से आपको बता रहे हैं एक लिस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई नोट्स नहीं बना है, इसको लास्ट टाइम में हमने ऐड किया है ध्यान करके। तो हम्बोल्ट जलधारा ठंडी जलधारा पहला चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि पेरू और चिली के पश्चिमी तट पर बहती है। फिर दूसरा है बेंगोला की जलधारा, ये आपसे पूछा गया बेंगोला की जलधारा। तो बेंगोला की जलधारा भी ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। और यह कहाँ बहती है, तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पे। आपसे प्रश्न ये भी पूछा गया, तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पे कौन सी जलधारा बहती है, तो बेंगोला की जलधारा। और बेंगोला की जलधारा ठंडी जलधारा है। और जहाँ भी ठंडी जलधारा बहती है तो एक खास बात होता है, जहाँ भी ठंडी जलधारा एक्टिव होती है तो वहाँ पे मरुस्थल होता है। जैसे यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल है, वैसे यहाँ पे नाबिम मरुस्थल है। तो नाबिम मरुस्थल का निर्माण, यहाँ अटाकामा मरुस्थल का निर्माण तो ठंडी जलधाराओं के कारण हुआ है, क्योंकि जहाँ भी ठंडी जलधाराएँ एक्टिव होती हैं तो वहाँ पे मानसून अच्छे से आ नहीं पाता है। तो दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा है, पेरू चिली के तट पर बहती है। फिर इसके बाद बेंगोला की जलधारा है। बेंगोला की जलधारा पश्चिमी अफ्रीका, क्या याद रखना आपको, पश्चिमी अफ्रीका के तट पर बहती है। ये आपका पश्चिमी अफ्रीका का तट है, इसी पर एक्टिव रहती है बेंगोला की जलधारा, ठंडी जलधारा है। इसके अलावा आपको अगुलास जलधारा याद रखना है। अगुलास जलधारा गर्म जलधारा है। खास बात क्या है, गर्म जलधारा है। अगुलास गर्म धारा जो है जलधारा गर्म जलधारा है, याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और यह दक्षिण अफ्रीका मोजाम्बिक से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट से बहती है। तो कहाँ से बहती है, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ दक्षिण अफ्रीका देश है। तो मोजाम्बिक उधर ऊपर मोजाम्बिक देश है, नीचे दक्षिण अफ्रीका है। तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट से बहते हुए जाती है अगुलास की जलधारा। और अगुलास की जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उत्तर विश्वतीय जलधारा है जो कि गर्म जलधारा है। जो विषुवत रेखा से जो भी जलधारा निकलेगी गर्म जलधारा होगी। और ये जो है हमेशा ध्यान रखिए, गर्म जलधारा जो होती है वो ठंडे प्रदेश में जाएगी और जो ठंडी जलधारा वो गर्म जलधारा के प्रदेश में आएगी। तो यहाँ पे जो उत्तर विश्वतीय गर्म जलधारा है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर विश्वतीय गर्म जलधारा है, ये आगे चल के इसको गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। जब ये गल्फ ऑफ जो है मैक्सिको में पहुँचती है तो इसको हम जो है क्या बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, गर्म जलधारा है। और ये आगे बढ़ के इसको उत्तर अटलांटिक प्रवाह बोलते हैं। फिर और आगे बढ़ के इसको हम नॉर्वे की जलधारा बोलते हैं। तो इसका नाम बदलता रहता है क्षेत्र के हिसाब से। तो उत्तर विश्वतीय धारा जब थोड़ा ऊपर जाती है तो गल्फ स्ट्रीम बनती है, गल्फ स्ट्रीम से ऊपर उत्तर अटलांटिक में चली जाती है महासागर में, तो उत्तर अटलांटिक प्रवाह बोलते हैं। फिर नॉर्वे की धारा बोलते हैं। और इसके वजह से यहाँ पे
जो है रूस का एक देश है, रूस का पोर्ट है, बंदरगाह जो पूरा साल भर खुला रहता है, तो रूस को इससे फ़ायदा भी होता है। और गर्म जलधारा होने की वजह से यहाँ पे बर्फ़ पिघली हुई होती है, तो यहाँ पे आने जाने में नाव वगैरह से जो है सामान वगैरह ले जाने में आसानी रहती है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी मदद करता है ये जलधारा। तो उत्तर विश्वती जलधारा है, ये आगे चल के गल्फ स्ट्रीम बनता है, आगे चल के उत्तर अटलांटिक जलधारा बनता है। उसके बाद नॉर्वे की जलधारा भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ नॉर्वे देश स्थित है। फिर आगे चल के जो है रसिया का भाग है, आगे चल के रसिया का ऊपर भाग है, और रसिया के भाग में यह जो है बंदरगाह वगैरह रहते हैं, साल भर खुले रहते हैं, कारण यही रहता है इसी जलधारा के कारण। इसके अलावा लेब्राडोर की जलधारा है, लेब्राडोर की जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा का उदाहरण है। लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा का उदाहरण है, और लेब्राडोर की जलधारा जो है गल्फ स्ट्रीम से या उत्तर अटलांटिक प्रवाह से मिलती है, और ये न्यू फाउंडलैंड नाम का एक जगह है, न्यू फाउंडलैंड नाम का जगह है ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं। और यहाँ जो है, और जहाँ भी गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, ध्यान रखिएगा, जहाँ भी गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पे जो है मत्स्यन के लिए बहुत तगड़ा क्षेत्र होता है। तो मत्स्य के लिए सबसे तगड़ा, सबसे फिशिंग जोन बोले, सबसे तगड़ा फिशिंग जोन कहाँ पाया जाता है, तो जहाँ पे गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। तो ठंडी जलधारा का उदाहरण लेब्राडोर की धारा, और गर्म जलधारा का उदाहरण गल्फ स्ट्रीम। तो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जहाँ भी मिलती है, तो वहाँ पे जो है मत्स्य के लिए बहुत वहाँ पे प्रोडक्टिव होता है, मछलियाँ काफ़ी मात्रा में वहाँ पाई जाती हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये इन जलधाराओं के बारे में आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक कैनरी की जलधारा है, ठंडी जलधारा है, कैनरी की जलधारा ठंडी जलधारा है, और ये जो है अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित, उत्तरी भाग में ये एक्टिव रहती है, सक्रिय रहती है, ठंडी जलधारा का उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं। दो जलधारा और भी हैं, चाहे तो आप याद रख सकते हैं। एक है किरोशियो जलधारा जो है ये किरोशियो जलधारा जापान के आसपास क्षेत्र में बहती है, गर्म जलधारा का उदाहरण है, और ऊपर रूस से की तरफ से आ रही होती है, रूस के पूर्वी भाग से आ रही होती है। ओएशियो ठंडी जलधारा का उदाहरण है, ठंडी, और कुरोशियो जो है गर्म जलधारा का उदाहरण है। फिर हमने आपसे बताया कि गर्म और ठंडी जहाँ मिलेंगे, तो कहाँ मिल रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो ये ठंडी जलधारा है और ये गर्म जलधारा है, और ये जापान के आसपास मिल रहे हैं। तो जापान के जो पूर्वी तट पे जापान के जो है मछली बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो मत्स्य जो है वहाँ पे मत्स्यन भी बहुत तगड़ा जोन है। तो मत्स्यन का तगड़ा जोन होने का कारण क्या है कि ओशियो एक तरफ से ठंडी जलधारा आ रही है और एक तरफ से गर्म जलधारा, और ये दोनों जलधाराएं जो हैं समुद्र में जो है मत्स्य के लिए जो है उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर मछलियाँ काफ़ी मात्रा में, भारी मात्रा में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है मत्स्य के लिए बहुत तगड़ा सेंटर हो जाता है, इसी वजह से कारण यही हो गया। तो ये जो आपके प्रमुख जलधाराएँ थी, ये आपको याद रखना है। पहला हम्बोल्ट जलधारा, फिर दूसरा बेंगोला की जलधारा, तीसरा है गल्फ स्ट्रीम, चौथा लेब्राडोर, इसके अलावा कैनरी जलधारा, और जो है कुरोशियो और ओएशियो। तो ये 5, 6, 7 हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है, एग्जामिनर की नज़र कभी भी इन पर पड़ सकती है। अब आते हैं स्थानीय पवनों पर। ये आपके सामने जो है अमेरिका महाद्वीप का मैप है। अमेरिका महाद्वीप के मैप में अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो एक चिनूक नाम का आपको जो है हवा दिख रही है, चिनूक। तो चिनूक यहाँ पे ध्यान दीजिए। चिनूक की खास बात क्या है, सबसे पहले चिनूक के बारे में नोट कर लीजिएगा। चिनूक को हम बर्फ़ खाने वाली हवा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका कोई नोट्स नहीं मिलेगा, इतना नोट कर लीजिएगा, बाकी ऊपर वाले नोट्स आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो बर्फ़ खाने वाली हवा बोलते हैं चिनूक को, बर्फ़ खाने वाली हवा बोलते हैं। स्नो ईटर इंग्लिश में बोलते हैं, ये आपको 15 मार्च वाले पेपर में पूछा गया था, स्नो ईटर बोलते हैं। और चिनूक की खास बात क्या होती है, बर्फ़ खाने वाली दवा बोलते हैं, स्नो ईटर बोलते हैं। और यहाँ पे रॉकीज पर्वत स्थित है, रॉकीज पर्वत के पूर्वी भाग में, रॉकीज पर्वत के पूर्वी भाग में ये बहती है। और यहाँ पे क्षेत्र प्रेरीज का, किसका, प्रेरीज का, घास का मैदान का क्षेत्र है। तो प्रेरी वाले घास के मैदान के क्षेत्र में चिनूक हवा बहती है, और इसके वजह से जो है बर्फ़ पिघलने लगती है, फिर जो है क्षेत्र जो होता है प्रेरी घास के आसपास का, वो थोड़ा उष्ण हो जाता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है फसल उत्पादन वगैरह के लिए। तो जो चिनूक अगर आपसे पूछे तो 2 चीज़ें पूछ सकता है, या तो रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में बहती है, या फिर जो प्रेरी घास के मैदान में बहती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रेरी घास के मैदान में एक्टिव होती है, रॉकीज पर्वत के पूर्वी भाग से बहते हुए प्रेरी घास के मैदान में ये पहुँचती है। गर्म जो है पवन का उदाहरण है ये। फिर ब्लिज़ार्ड क्या है, तो ब्लिज़ार्ड जो अत्यंत ठंडी हवाएँ होती हैं, जान ले ले ऐसी ठंडी हवाएँ। और ये देख रहे हैं आप, ऊपर जो है पोल से आ रही हैं, पोलर वाले क्षेत्र से आ रही हैं। आर्कटिक सर्किल है, आर्कटिक वृत्त है, बहुत ठंडा प्रदेश होता है ये। और यहाँ से जो ठंडे तूफान आते हैं, उन्हीं ठंडे तूफानों को हम ब्लिज़ार्ड कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ब्लिज़ार्ड जो स्थानीय पवन है, जो है अमेरिका से होते, कनाडा से होते हुए जो है
कनाडा से होते हुए यूएसए में आता है, कनाडा से होते हुए यूएसए में आता है और ये तगड़ा ठंडा पवन है। तो तगड़ा ठंडा पवन है, ख़तरनाक है काफ़ी। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, बाकी और इम्पोर्टेंट नहीं है। स्क्वैमिस वगैरह नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो चिनूक आपसे पूछा जा सकता है और बिलीजार्ड पूछा जा सकता है। अब दक्षिण अमेरिका में आते हैं तो पोम्पेरो ध्यान रखिएगा। अर्जेंटीना क्षेत्र में पंपोस जो पंपास आपने पढ़ा था, तो पंपास वाले क्षेत्र में जो है पोम्पेरो पवन एक्टिव रहती है, महत्वपूर्ण आपके लिए स्थानीय पवन है। आगे बढ़ते हैं। अब ये महत्वपूर्ण आपका सिरक्को, सिरक्को को जो है ब्लड रेन बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लड रेन बोलते हैं सिरक्को को। और सिरक्को कहाँ से निकलती है? तो सिरक्को का उत्पत्ति स्थान जो है वो सहारा मरुस्थल है, पूरा सहारा मरुस्थल का भाग है। तो सहारा मरुस्थल से निकलती है और अपने साथ में जो ये जब पवन बहती है तो अपने साथ में क्या ले जाती है? तो अपने साथ में ये रेत के कण को उठा ले जाती है। रेत के जो कण होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, इसके साथ में हवा में जाते हैं और फिर जो है ये भूमध्य सागर से आगे बढ़ती है। यहाँ पे भूमध्य सागर का क्षेत्र है, तो भूमध्य सागर से इसको नमी मिलती है और नमी मिलने के बाद ये फिर जो है जो कुछ देश हैं यूरोप में, जैसे कि फ्रांस हो गया और इधर फिर जो है इटली हो गया, तो इन सब देश के साइड में क्या करती है? बारिश करती है, जिसको हम ब्लड रेन बोलते हैं। ब्लड रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बालू के कण इसमें होते हैं, बालू के कण होते हैं इस बारिश में, तो ब्लड रेन हम इसलिए बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड रेन सिरक्को की वजह से होता है। और सिरक्को कहाँ से उत्पत्ति होती है सिरक्को की? तो जो है ये जो है सहारा मरुस्थल क्षेत्र से उत्पत्ति होती है, भूमध्य सागर से जल ग्रहण करती है, जल ग्रहण करने की वजह से नमी आती है इसके अंदर, तो नमी आने की वजह से जो है बारिश होती है, बारिश होती है तो उसको ब्लड रेन बोला जाता है, रक्त वर्षा कह लीजिए। तो सिरक्को जो है ब्लड रेन रक्त वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। फिर है हैरमेटन, हैरमेटन ध्यान रखिएगा, हैरमेटन को हम डॉक्टर बिंड बोलते हैं, डॉक्टर पवन या डॉक्टर बिंड बोलते हैं। तो हैरमेटन की खास बात क्या है? तो ये भी जो है गर्म पवन है और गर्म पवन ये है और गर्म पवन है और साथ में ये जो है सहारा मरुस्थल क्षेत्र से निकलती है और ये आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी तट है, पश्चिमी भाग है, पश्चिमी सिरा है ये। और पश्चिमी भाग में यहाँ पे इक्वेटर आप देख पा रहे हैं, तो इक्वेटर के प्रभाव की वजह से ये क्षेत्र बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है। बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा उमस होता है। क्या होता है? उमस होता है। अभी बारिश आ रहा है, आप देखिएगा कितना ज़्यादा उमस होगा, ह्यूमिडिटी होगी। तो बहुत ज़्यादा उमस की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं तमाम लोगों में, तमाम तरीके की। और इन बीमारियों से निजात कौन देता है? हैरमेटन। हैरमेटन जब पवन पहुँचती है सब कुछ सुखा देती है, जैसे जो मतलब माहौल को एकदम गर्म कर देती है, सुखा देती है। सुखाने की वजह से क्या होता है? हैरमेटन पवन सुखा देती है, तो सुखाने की वजह से जो स्किन इन्फेक्शंस वगैरह हुए रहते हैं लोगों में, वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो जो त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं कम होने लगती है लोगों में इस क्षेत्र में। तो इसीलिए हैरमेटन को हम डॉक्टर बिंड कहते हैं, हैरमेटन पवन को हम डॉक्टर बिंड कहते हैं। और आइए जो है सहारा मरुस्थल से निकलते हुए अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग वाले कुछ देशों में बहती है, महत्वपूर्ण पवन है और इसीलिए इसको डॉक्टर बिंड बोलते हैं। सिमरून कहाँ बहती है? तो सिमरून जो है इजिप्ट मिस्र वाले क्षेत्र में बहती है, तो ध्यान रखिएगा सिमून पवन जो है ये मिस्र वाले क्षेत्र में बहती है। आगे बढ़ते हैं। फिर है ऑस्ट्रेलिया में दो पवन है महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, एक है ब्रिक फील्डर, एक है फेरमेंटल डॉक्टर। तो फेरमेंटल डॉक्टर ध्यान रखिएगा पश्चिमी तट पे आती है, तो फेरमेंटल डॉक्टर जो है पश्चिमी तट से आती है, महत्वपूर्ण है। और ब्रिक फील्डर ये भी पीसीएस में पूछा गया, तो फेरमेंटल डॉक्टर और ब्रिक फील्डर ये दोनों स्थानीय पवन है, ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं, बस इतना ध्यान रखना आपको। तो आज की आपकी जो क्लास है वर्ल्ड जियोग्राफी की समाप्त होती है। कल हम जो है भारत के भूगोल के बारे में प्रयास करेंगे आपके लिए क्लास लाने का, तो भारत के भूगोल के बारे में आपकी क्लास लेके आएंगे और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। और साथ में आपको जो है जो नए छात्र जुड़े हैं भूगोल का एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें, सब कुछ पढ़ाया गया बहुत ही शानदार शब्दों में, उतना आप बुक से नहीं पढ़ पाएंगे जितना कम समय में आपको चैनल से कवर हो जाएगा। जैसे 6 एनसीईआरटी हमने 1 घंटे में कवर किया, आप 4 घंटे में नहीं पढ़ पाएंगे पूरा, तो वैसे 7th एनसीईआरटी हमने लगभग 1.5 घंटे में कवर की। तो ये चीज़ है, तो आप आराम से कर लीजिए, पढ़ लीजिए। बाकी नोट्स वगैरह हमने प्रोवाइड कर ही दिया और डेली हम रात में 10 बजे नोट्स दे दिया करेंगे। कोई भी हमें नोट्स के लिए मैसेज ना करे, परेशान ना करे। आप लोग भी समझिए, हम भी काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है, आप ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको, परेशान नहीं होना है। फिर इसके बाद जो है भूगोल का हो गया, एनसीईआरटी आपका साइंस आपको कर लीजिए। और कमेंट करके आप अगर लिंक ना मिले, प्लेलिस्ट ना मिले, तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा, हम आपको वहीं पे लिंक भेज देंगे, या फिर आप टेलीग्राम में हमसे पर्सनली बात करके आप हमसे प्लेलिस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा 2000 PIQs की प्लेलिस्ट जरूर सॉल्व कर लें, जो पुराने छात्र हैं, नए छात्र हैं, तो 2000 PIQs की जो प्लेलिस्ट है आप इसको ज़रूर सॉल्व कर लें। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से प्रश्नों को करने का तरीका पता चल जाएगा, जो पुराने प्रश्न पूछे गए हैं
BPSC TRE प्री में सब सारे प्रश्न वहाँ पे रखे गए हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। साथ में आप लोग TRE 4 के जितने भी आपकी जानकारी में जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको चैनल से ज़रूर जोड़ें और हमें अपना सहयोग दें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।